सो गाइस, आज हम इसी टॉपिक पे सीखने वाले हैं कि हम कैसे अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस और ई कॉमर्स के बारे में हम सीखने वाले हैं. सो श्वेता. So now we have our mentor with us, Mr. Chetan Sharma, CEO of Alliance E-commerce. Welcome, sir. Good afternoon, sir. Thanks for your valuable time. I think students are going to learn a lot from you. Thank you once again, sir. Now you can continue the session. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for the hosting me over here. पहली बात तो आई वुड से कि हम लोग ये सेशन पूरा हिंदी में करेंगे. सब कंफर्टेबल हैं उसमें? हाँ जी सर, जैसे इट इज गुड टू सी कि आप लोग में काफी लोगों का है तो ऑनलाइन ऑलरेडी सेल कर रहे हैं और इट इज रियली गुड. ये सेशन बेसिकली मैं रखूंगा काफी इंटरेक्टिव. दिस इज व्हाट आई लाइक कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, यहाँ पे मैं ये नहीं सिखाने वाला हूँ कि अच्छा प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं या प्लेटफॉर्म कैसे साइन अप करते हैं. वो चीजें दिख जाती हैं. हम लोग इसमें ये सीखेंगे बेसिकली कि आप लोगों को ऑनलाइन सेल करने में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, कैसे आप लोग अपनी सेल बढ़ा सकते हैं, क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप अपनी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज कर सको. तो उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, एनीथिंग, जस्ट रेज योर हैंड. आप हैंड रेज करिए, हम लोग वहाँ पे पॉज करके क्वेश्चन आंसर करने की ट्राई करेंगे. मेरे पास छोटी सी प्रेजेंटेशन है एक, वो हम साथ साथ ओपन रखेंगे, बट क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम. जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आप साथ पिंग कर लेना. ठीक है जी. चलिए मैं प्रेजेंटेशन ऑन कर लेता हूँ साथ में. Chetan sir, we'll just wait for 2-3 minutes more so that others can join in. And I would request the outreach coordinators of all the centers to please ask the startups to join in the session as early as possible. बिल्कुल बिल्कुल. So that कुछ भी मिस ना करें. Right? This will be an interactive session. जो लोग ऑलरेडी ई-कॉमर्स पे काम कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं, अपने ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है. स्टार्टअप्स टू जॉइन इन फास्ट. Just we'll wait for 2 minutes more. Okay? बिल्कुल ठीक है. So if you're waiting, so meanwhile it will be nice to know, कि जो बच्चे ऑनलाइन बेच रहे हैं, I'm sure Shweta and Karan have prepared few questions for the startups who are selling online. So it will be nice to know कि आप लोगों को actually what are your, so over to you Shweta and Karan. Okay, तो किन बच्चों को प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो वो प्रोडक्ट सेल करते हैं उस चीज में? अभी तक आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो या किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करने में या खुद You can share with us. So again, once again, Anshuman यहाँ पे कुछ बोल रहा है, but his mic is not working. So Anshuman, can you please come here and say? Hi again. I'm so sorry for the mess, but yes, I do have a question. It's whenever we try to design e-commerce websites for our clients, it's very crucial that what part and which part of the website for product carousels and tabs, sliders. So what should be placed at which place so that it should look more soothing, calming, and in return it may it increase the conversion rates and the sales that matter. जी. बेसिकली आई वुड आंसर दिस क्वेश्चन इन वे कि ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और आप किस तरह के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं. सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात आप लेके चलिए, हमने जितने भी यूजर सर्वे करिए, जितना भी किया, हमेशा जितने लेस कंपोनेंट होंगे उतनी कम डिस्ट्रैक्शंस होती है. अगर आप एक ही स्क्रीन, जैसे आपने होम पेज पे यूजर आया, आते सारे उसके स्लाइडर भी चल रहे हैं, नेविगेशन में भी एनिमेशन हो रही है, साइड से कुछ पॉपअप आ गया या उसके प्रोडक्ट लिस्टिंग में वही आने लगे, तो एक यूजर के लिए इंटरेक्ट और डिस्ट्रैक्शन की तरह काम करेगा. मेनली वो एक चीज पे फोकस ही नहीं कर पाएगा. सपोज आपका कोई प्रोडक्ट है जो आप, जैसे आप क्लोथिंग ब्रांड लेके चलते हैं, अगर आपका क्लोथिंग ब्रांड है, आपको स्टार्टिंग में अगर आप मेन्यू को ट्रांसपेरेंट रख के मिनिमाइज रखेंगे और पीछे एक मॉडल की फोटो आती है जो आपका ब्रांड वैल्यू है उसको लेके, तो हाईलाइटेड आते साथ दिखेगा ओके दिस इज व्हाट आई एम गोना गेट, मुझे इस वेबसाइट से क्या मिलेगा.
अगर आपने फर्स्ट आईबॉल कैच कर लिया तभी आप नेक्स्ट कुछ दिखा पाओगे। ज्यादातर लोग आते सारी गायब हो जाते हैं। अगर तो ट्राई ये करिए कि हमेशा जब होम के लैंडिंग पेज का जो अपर सेक्शन है उसे सिंपलेस्ट रखने की कोशिश करनी चाहिए। मेन्यूज हो बट ज्यादा हाईलाइटेड नहीं, स्लाइडर्स हो बट ये नहीं कि सब कुछ हो, 2-3 हो, उसके बाद में आप एजेक्स से ऐड करके आगे डिफरेंट लेके चल सकते हैं। ट्राई टू कीप मिनिमम एज अ फर्स्ट इंस्टेंस ताकि आपकी सीधी ब्रांड वैल्यू शो हो। कपड़े का है तो कपड़े का, इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो आपके जो प्रोडक्ट्स चल रहे हैं या कोई सेल चल रही है तो फर्स्ट बैनर इंस्टेंट वो आ जाए, बाद में बैकग्राउंड में बाकी लोड हो सकते हैं ताकि आपकी स्पीड भी ऑप्टिमाइज रहे उसके अंदर। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। कुछ और है तो बताइए। मैं Yes, sir. Thank you so much. No, yes, I do have many follow-up questions, but I don't think so. Ki, like in interest of time, I should ask is. No, I am here. Like जितने भी questions हैं, will 1 hour आपके साथ ही जितने questions हैं लिस्ट बना के रखिए। Thank you for the answers, sir. Okay. So anyone else? Continue with the session. Okay. श्वेता आप Yes, sir. हाँ जी ओपन कर दो प्लीज, सेशन ओपन कर दो, आप शुरू कर दो। Okay, sir. Oh, sorry. Okay, हाँ. Okay, sir. You can continue with your session. ठीक है जी। Thank you, sir. स्लाइड्स वेलकम। स्लाइड्स विजिबल हैं, स्क्रीन विजिबल है मेरे Yes, sir, प्रॉपर्ली yes. सबको? ठीक है जी। ओके, द सेशन इज अबाउट लाइक यूटिलाइजिंग ई कॉमर्स इफेक्टिवली। प्राइमरली हम इसके ऊपर फोकस करेंगे कि अगर हम शॉप बनाना इजी है, शॉप चलाना मुश्किल है। अगर हम लोग इसको इस तरीके से समझे तो कि आप लोगों ने सबने स्टोर सेटअप कर लिया, चीजें चला ली, बट उसको चलाना कैसे है, प्रमोट कैसे करना है, प्राइमरी हम उसके ऊपर फोकस करके करेंगे। ये छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज ई कॉमर्स एंड व्हाट आर द बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ सेलिंग ऑनलाइन। ई कॉमर्स अलग अलग तरीके से चल रहे हैं, जैसे बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे ब्रांड्स डायरेक्टली कस्टमर को दे रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस कि ब्रांड्स जो है सिर्फ होलसेल की तरह काम कर रहा है, आगे बिजनेसेस को दे रहा है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर के जैसे मार्केट प्लेसेस हैं कि अपना कोई भी आप छोटा प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, जैसे OLX है तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया। इन चीजों को साथ लेके दिस इज कॉल्ड ई कॉमर्स। कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली या ऑनलाइन आप सेल कर रहे हो। बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है वो है रीच। सपोज आप एक शॉप खोलते हैं तो शॉप की आपकी रीच सिर्फ उस एरिया तक ही रहेगी, बट अगर आप ऑनलाइन बिजनेस लेके चल रहे हैं तो यू आर ग्लोबली अवेलेबल, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। तो मुझे प्राइमरी जो उसका मेन लगता है वो उसकी लगती है रीच। उसके अलावा आपकी अवेलेबिलिटी, आप 24/7 सेल कर सकते हैं, कोई भी तरह का प्रोडक्ट ले सकते हैं। आपने कस्टमर्स को एडवर्टाइजमेंट के लिए टारगेट कर सकते हैं कि आप किस किस को क्या क्या बेचना चाहते हैं। अलग अलग कस्टमर को अलग अलग चीजें टारगेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इन सारी चीजों को मिला के उससे काफी सारे बेनिफिट होते हैं कि आपकी ग्रोथ फैक्टर जो होता है काफी गुना बढ़ जाता है रादर एक लोकल स्टोर की बजाय। तो हाउ टू ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन, उसमें कुछ स्टेप्स हम लोग लेके चलते हैं बेसिक से कि हर बिजनेस को चलाने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज चाहिए होती हैं। ई कॉमर्स को अगर हम एज अ होल सोचे तो आप लोगों को क्या क्या चीजें जरूरी होंगी, उसकी मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है साथ में जिसको हम वापरेंगे। सबसे पहले से मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में आपको देखना मेन चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये चीज सेल करने जा रहा हूँ क्या इसकी मार्केट में नीड है भी है, क्या इसका कस्टमर पॉइंट है, या मैं किसको क्या सेल करना चाहता हूँ। अगर सपोज करो मैं आईपोड सेल करना चाह रहा हूँ तो क्या इस टाइम पे आईपोड वायबल है, क्योंकि करंटली आईपोड की मार्केट नहीं है, खत्म हो गया, क्योंकि आईफोन में या मोबाइल फोन में सब में म्यूजिक इंक्लूडेड है। आपको मैं वॉकमैन सेल करता हूँ ऑनलाइन जाके, विंटेज है, बट जरूरी नहीं है कि उसका कस्टमर बेस हो। तो आपको मार्केट रिसर्च पहले करना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि मैं कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूँ और क्या उसके कस्टमर बेस हैं और क्या वो चलेगा या नहीं चलेगा। हम लोग कई बार अपनी उसके ऊपर लेके चल सकते हैं कि हाँ जी मुझे ये पसंद है तो मैं सेल करूंगा, बट हो सकता है कि उसकी मार्केट हो ही ना। तो मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। सेकंड रहेगा चूजिंग राइट प्लेटफॉर्म। हाँ जी, प्लेटफॉर्म मीन्स जैसे अभी आपके हमारे पास Amazon चल रहा है, फ्लिपकार्ट चल रहा है, ऊपर से अगर आप अपनी वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं तो WooCommerce है जो वर्डप्रेस के साथ चलता है, बहुत इजी है। Shopify है, BigCommerce है, Magento है, अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। बट इसमें भी ये डिफरेंस आता है कि क्या आपको उस प्लेटफॉर्म की जरूरत है, किसी में कुछ फीचर है, किसी में कुछ फीचर है। मेरे अकॉर्डिंग जैसे जो भी छोटे ब्रांड्स होते हैं जो एकदम स्टार्टअप ब्रांड्स हैं उनके लिए Magento या BigCommerce बहुत बड़ी चीज हो जाती है। उसके ERPs XYZ बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऊपर से वो बहुत एक्सपेंसिव है। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमेशा इधर WooCommerce और Shopify। उसमें भी देखा जाए तो Shopify को हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, रीजन बीइंग उसकी होस्टिंग का, सर्वर का, उन चीजों की किसी चीज की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती हम लोग को।
स्टार्टिंग में ऑलवेज ये सोचे कि आपकी जो फोकस है, जो आपका फोकस है वो प्रोडक्ट के ऊपर हो, रादर देन कि हम लोग आईटी या इन चीजों के ऊपर फोकस रहें, उन चीजों को लेके। तो कोई भी आप शुरू करें तो आपको प्लेटफॉर्म बड़े ध्यान से चूज करना है सबसे पहले, कि मेरा जो है नीचे ट्रैफिक कहाँ से आएगा। कई बार होता है कि आपको वेबसाइट की भी जरूरत नहीं है, आप अमेजन पे ही या फ्लिपकार्ट के ऊपर ही होस्ट करके काफी कुछ कर सकते हो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली आपका प्लेटफॉर्म कौन सा सही रहेगा। अगर आपने होस्ट कर लिया, सपोज आप अपनी वेबसाइट के जाना चाहते हो, जैसे अभी हमें क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले, तो उसमें आपकी वेबसाइट जो है कितनी यूजर फ्रेंडली है। हम लोग स्टार्टिंग में, जब मैं भी स्टार्टिंग में था, तो हम लोग ये करते थे कि हम लोग डिजाइन को ऐसा हाईफाई बनाने की कोशिश करते थे, अलग अलग कंपोनेंट्स डाल दो, एनिमेशंस डाल दो, पर क्या वो चीजें यूजर फ्रेंडली हैं? कई बार होता है कि 99% लोगों को आदत क्या पड़ी हुई साइकोलॉजी के, कार्ड बटन राइट हैंड साइड टॉप में होएगा। अगर आप कार्ड बटन लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में लगा दोगे तो लोगों को दिखेगा ही नहीं। तो आपकी वेबसाइट क्या यूजर फ्रेंडली है? क्या यूजर उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं? आप मेन्यूज, हमेशा लोगों के दिमाग में होता है कि अच्छा मेन्यू टॉप पे आएंगे, आपको कि मेरा डिजाइन कंपोनेंट इतना अच्छा है कि मैं मेन्यूज नीचे से हैमबर्गर लगा के वहां से स्लाइड अप कर दूंगा। लोगों को वो दिखना ही मुश्किल हो जाएगा जब आप नई वेबसाइट लॉन्च कर रहे हो। पर जब आप एक ब्रांड बन जाते हो तब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि आपकी जो वेबसाइट हो वो हमेशा यूजर फ्रेंडली ही रहे, ताकि यूजर्स को कोई सरप्राइजेस ना मिले, जो भी चीज उन्हें चाहिए वो इजीली अवेलेबल हो पाए। लाइक मैंने एक छोटा सा लिंक ऐड करा इसमें, हम इसको देख सकते हैं साथ में। आई थिंक ये शेयरिंग में ना नो वरीज, मैं अभी स्लाइड सारी शेयर कर दूंगा, आप लोग इसमें देख सकते हैं। अब तक कोई क्वेश्चंस कोई भी आप लोग को हो रिगार्डिंग यूजर नेविगेशन या यूजर फ्रेंडली वेबसाइट? ओके, चलिए मैं नेक्स्ट करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी मैम। No, sorry, by mistake. नो दैट्स फाइन। चलिए, कुछ भी हो आप बीच में भी हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि मैं वहां पे पॉज करके तो हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो आप लोग ओपन रहिए क्वेश्चन आंसर के लिए, तो आई एम अवेलेबल। उसके बाद आता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इमेजेस एंड डिस्क्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सपोज करो आप कोई अपैरल की डाल रहे हो, या सपोज आपने कोई हैंडमेड गुड डाला हुआ है जिसको आपने सेल करना है, बट अगर उसकी आपकी फोटोग्राफी सही नहीं है, आपने डल लाइटिंग में कर ली, या आपका कुछ है जैसे आप एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, तो उसका एग्जांपल लेते हैं, तो अगर आपने फोटोग्राफी जो है आपकी लाइट कंडीशंस अच्छी नहीं है और आपके रेजोल्यूशन अच्छे नहीं है, तो कोई बंदा उसको जब वेबसाइट पे खोल रहा है या 4K टीवी पे खोल रहा है या बड़े मॉनिटर्स पे खोल रहा है, तो पिक्सल्स खराब हो जाएंगे। तो जो फोटोग्राफ की अगर क्वालिटी ही अच्छी नहीं होगी तो यूजर के ऊपर बहुत बैड इंपैक्ट जाता है। वो लगेगा कि यार इससे पहले क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही, प्रोडक्ट पता नहीं कैसा होगा। हो सकता है आपका प्रोडक्ट बहुत हाई क्वालिटी हो, बट थिंग इज कि अगर यूजर उसको अच्छे से देख नहीं पा रहा है, उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, तो कभी भी आपसे बाय नहीं करेगा कभी। इसलिए फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑनलाइन सेलिंग के लिए। हमेशा कोशिश करिए कि आपकी फोटोग्राफी, अगर आप मोबाइल से भी ले रहे हैं, लाइक व्हाइट बैकग्राउंड लगा के अच्छी लाइट कंडीशन में हर एंगल से सही तरीके से ली हो, और उसके बाद ऑलवेज ट्राई कि आप उसको किसी सॉफ्टवेयर में ऑप्टिमाइज भी करें। सो व्हेन यूजर सीज इट, जब भी यूजर को दिखे तो आपकी बहुत क्लियर कट पिक्चर दिखे, जो आपको उसको दिखाना चाहते हैं कि मेरे प्रोडक्ट्स बहुत हाई क्वालिटी हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, आप अगर MI की वेबसाइट्स पे जाते हैं या कोई दूसरे मोबाइल की वेबसाइट्स पे जाते हैं, उनकी फोटोग्राफी, उनकी प्रेजेंटेशन, और आप एप्पल की वेबसाइट पे जाते हैं, उनकी फोटोग्राफी और उनकी प्रेजेंटेशन में बहुत फर्क होता है। तो एप्पल की क्वालिटी इमेजेस की, वीडियोस की बहुत हाई एंड होती है बाकी वेबसाइट्स के मुकाबले, बिकॉज उन लोग की मेन पर्पस ही यही है कि उसका थोड़ी प्रोडक्ट बेस भी बहुत छोटा है, पर उसको इतनी प्रीमियम रेंज में दिखाते हैं वो लोग, बिकॉज इतना महंगा बेचना चाहते हैं। तो फोटोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका, जो आप जब भी ऑनलाइन। सेकंड आता है डिस्क्रिप्शंस। डिस्क्रिप्शंस क्यों जरूरी है? बेसिकली आप जैसे आपने डाला कि एग्जांपल हम एम्ब्रॉयडरी का लेके चल रहे हैं, तो उसमें आप लिखोगे कि ओके, क्लॉथ मटेरियल क्या है, कौन सा थ्रेड यूज किया गया है, किस बंदे ने कौन से कारीगर ने की है, कौन सी लोकेशन पे की है। जैसे जयपुर एम्ब्रॉयडरी है तो हम कहते हैं जयपुर एम्ब्रॉयडरी विद दिस पर्टिकुलर थ्रेड, लाइक फास्ट कलर्स, और ये कभी फेड आउट नहीं होगा, लाइक मशीन वॉशेबल। ये सारी डिस्क्रिप्शन उसमें ऐड होनी चाहिए हमेशा। अगर कस्टमर को सारी इंफॉर्मेशन क्लियर कट सही तरीके से दिखेगी तो आपकी सेल के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज दे आर हैप्पी कि अच्छा ये वाला कपड़ा है, उनको पहले ही सब कुछ पता चल रहा है। रादर देन हम सिंपली लिख दें कि ओके रेड ड्रेस विद फ्लावर एम्ब्रॉयडरी, इतना वो तो उसको फोटो में भी दिख रहा है। तो उस सेक्शन को लेके चलेंगे, उसकी बजाय आपको पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हमेशा ऐड करना है उसके साथ,
क्या थ्रेड है, मशीन वॉश है या प्रेस होएगा नहीं होएगा, स्टीम आयरन होएगा, कपड़ा कौन सा है, कि लाइक हैंड वॉश है या मशीन वॉश है, कलर्स फेड होंगे कि नहीं होंगे, अगर वो सारी डिटेल उसके अंदर है तो आपके कस्टमर के बाइंग के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। क्वेश्चन गाइस अब तक? कुछ नहीं, चलिए मैं नेक्स्ट मूव करता हूं स्लाइड। ऑप्टिमाइज फॉर सर्च इंजन, एसईओ। ये पार्ट एसईओ आई थिंक सब लोग को पता है एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ जी, मैं ऑडिबल ही ना हो, क्वेश्चन नहीं आ रहे। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो पार्ट है वो हमारा होता है जो गूगल, बिंग या किसी भी और ब्राउजर में या सर्च में आपकी वेबसाइट कितनी अच्छे से आएगी। सर्च इंजन क्यों जरूरी है? देखिए वर्ल्ड में करोड़ों के हिसाब से वेबसाइट्स हैं और जब भी आप लोग जाते हैं या मैं भी जाता हूं तो अगर मुझे कोई चीज सर्च करनी है तो मैं सबसे पहले गूगल पे सर्च करता हूं आई वांट रेड शूज। अब आपका वो रेड शूज का जो कीवर्ड्स हैं वो आपकी वेबसाइट में कितने अच्छे से लिखे गए हैं, उनके टाइटल्स कैसे ऐड किए गए हैं, आपके डिस्क्रिप्शंस कैसे ऐड किए गए हैं, उससे बहुत मैटर करेगा कि आपके रिजल्ट्स कितना ऊपर आएंगे। तो आपके रिजल्ट्स कितने ऊपर आएंगे। अगर आप लोगों के रिजल्ट्स एसईओ में शो ही नहीं हो रहे हैं तो कोई आपकी वेबसाइट को ढूंढेगा ही कैसे। तो आप कोशिश हमेशा करना कि मेटा टाइटल्स, मेटा टैग्स, डिस्क्रिप्शंस जो भी अवेलेबिलिटी होती है आपकी, आप उसको डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंगली कि जो आपका प्रोडक्ट है या जो आपकी नीश है। सपोज आप लोग अभी सिर्फ चंडीगढ़ में सेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं प्लांट सेल कर रहा हूँ सिर्फ चंडीगढ़ में, तब आप उसमें कीवर्ड्स डाल सकते हैं लाइक indoor plants in Chandigarh, like green plants in Chandigarh, plants that need less maintenance in Chandigarh. These kind of multiple keywords जो हैं हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि सर्च जब भी कोई सर्च चंडीगढ़ से सर्च करे I need indoor plants with minimum maintenance, तो आपके keywords जो हैं ऊपर रैंक होने शुरू हो जाएं। कि ग्रेजुअली आपका अगर गूगल उसको सर्च नहीं करेगा, क्योंकि लोग ज्यादातर हमेशा सर्च इंजन के थ्रू ही आते हैं, अगर वो आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो आपकी वेबसाइट्स का पता ही कैसे लगेगा लोगों को कि अच्छा ये एक नई वेबसाइट आई है, यहाँ से भी हम लोग खरीद सकते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट, यूटिलाइज सोशल मीडिया मार्केटिंग। हाँ जी, हर्बल ट्रेडर, या बिल्कुल। तो डेली चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, एसईओ को डेली चेंज करना कभी भी रेकमेंडेड नहीं है। एसईओ को अगर आप डेली चेंज करेंगे तो गूगल रैंकिंग डाउन आनी शुरू होगी, क्योंकि गूगल कंफ्यूज हो जाएगा कि अच्छा ये बार बार एक ही पेज पे कीवर्ड क्यों चेंज कर रहा है। उसके रिगार्डिंग आप उसके नए पेजेस बना सकते हैं ब्लॉग शुरू करके। जैसे आप ब्लॉग शुरू कर लीजिए, साथ में जो आपको नए अपडेट्स आ रहे हैं, जैसे आपका हर्बल का है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप जैसे खादी लिखा हुआ आपने, तो आप हर्बल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो आप उनके बेनिफिट्स दे सकते हैं या उनके अलग अलग ब्लॉग्स बना के उसमें नए कीवर्ड्स डाल सकते हैं ताकि गूगल को पता लगे कि यहाँ पे नए पेजेस आ रहे हैं और ये वेबसाइट बहुत एक्टिव है, तो वो आपकी रैंकिंग को धीरे धीरे अप लेके जाएगा। और इंग्लिश और हिंदी एसईओ? आजकल तो वैसे हिंदी भी रीड कर रहा है गूगल काफी अच्छे से, तो हिंदी भी चल जाती है। जब प्राइमरली हम लोग अभी इंग्लिश ही टारगेट करके चलते हैं क्योंकि ज्यादातर रिजल्ट्स उसके ऊपर आते हैं, पर हिंदी रीडेबल है। गूगल धीरे धीरे हिंदी के ऊपर फोकस कर रहा है, बट अभी मैं प्राइमरली अभी वो इंग्लिश के ऊपर ही कीवर्ड्स रैंकिंग चल रही है। चलिए नेक्स्ट हमारा है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग है। जैसे स्टार्ट करें तो जैसे आप सबके पास फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, ट्विटर है, लिंक्डइन है। आपके अपने सर्कल में अगर 400-500 लोग हैं, अगर आप कोई पोस्ट बना के शेयर करते हो और अपने क्लोज फ्रेंड्स को यही कह देते हो कि यार ये मेरी पोस्ट है, मेरी वेबसाइट है, इसे लाइक करके रीशेयर कर दे। रीशेयर मतलब कि उसके सर्कल में आगे अगर 10 1000 बंदे हैं या 100 बंदे हैं, उनमें से किसी 10 ने भी कर दी तो एक चैन बिल्ड होनी शुरू हो जाती है, तो एक वायरल स्टोरी की तरह मूव होएगा जिससे आपके ब्रांड की रीच बहुत फास्ट होती है। अगर एसईओ से पहले भी आप इसको फोकस करना चाहें तो ये ज्यादा बेटर आपको टारगेट ऑडियंस दे सकता है। जैसे अब आप जैसे मैं फ्लावर्स ही सेल कर रहा हूँ या मैं हर्बल प्लांट सेल कर रहा हूँ, तो मैं पहले अपने ग्रुप में डालूंगा कि मैंने अपना प्लांट बिजनेस शुरू किया है, ये मेरी वेबसाइट है और ये हम प्लांट शुरू कर रहे हैं। तो मैं अपने फ्रेंड्स को बोलूंगा कॉल करके, अच्छा यार मेरा पेज है, इस पेज को लाइक करो, इसकी पोस्ट शेयर करो। मेरे 100 में से मैं सिर्फ 10% लेके चलता हूँ कि 10 बंदों ने शेयर कर दिया, और उसके 10 में से अगर उसके 100 में से 10 बंदे दिखे, फिर भी मेरी रीच 300-400 बंदे तक एक दिन में पहुंच जाएगी। 300-400 बंदे को ये पता चलेगा कि ये नया ब्रांड शुरू हुआ है, ये प्रोडक्ट है और मेरे दोस्त ने शेयर करा है तो ये अच्छा ही होगा। दिस इज सोशल प्रूफ, वी कॉल इट सोशल प्रूफ।
तो उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत हेल्प करती है स्टार्टअप्स को, क्योंकि एसईओ को रैंक होने में 3-4 महीने भी लग सकते हैं, कई बार आपके कीवर्ड्स के ऊपर या आपके पेजेस के ऊपर 6 महीने भी लग सकते हैं। पर सोशल मीडिया मार्केटिंग में अगर आप जाएं ऑर्गेनिक में, तो आपके फ्रेंड सर्कल आपके इधर, तो धीरे धीरे अगर आप रेगुलर पोस्ट कर रहे हो, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं या आपके फॉलोअर लाइक्स बढ़ने शुरू होते हैं, तो स्टोरी की रीच बढ़ती ही जाएगी दिन ब दिन, और वो आपकी ब्रांड वैल्यू को काफी प्रमोट करेगी। उसके अलावा आप इसमें पेड भी कर सकते हैं, जैसे फेसबुक में पेड मार्केटिंग होती है, कैंपेन्स बना के कि मुझे चंडीगढ़ में ही सेल करना है इतने से इतने एज ग्रुप के अंदर ही, तो वो एड सिर्फ उन बंदों को ही शो होनी शुरू हो जाएगी, तो वो भी आपके विजिबिलिटी को काफी प्रमोट करेगा। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है स्टार्टअप्स के लिए, अगर हम देखें स्पेशली उनके लिए तो काफी अच्छा रहता है कि आप अपनी ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो, उन ऑडियंस को अपनी पोस्ट जो भी आप लेटेस्ट अपडेट दे रहे हो वो साथ साथ शेयर कर सकते हो। ऑफर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड डिस्काउंट्स। प्राइसिंग किसी भी प्रोडक्ट का चूज करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज ज्यादा कम करेंगे तो आपके मार्जिन्स खराब हो जाएंगे, ज्यादा हाई करोगे तो लोग लेंगे। सपोज मैं एक पेन या एक मोबाइल नया मैंने मार्केट में लॉन्च किया, जैसे नथिंग आया, हम एग्जांपल लेते हैं, नथिंग फोन 2 आया, रिसेंट आया, अगर वो प्राइस रखता है एप्पल के मुकाबले कि हाँ जी मैं तो 1 लाख का सेल करूंगा, कोई उसको क्यों बाय करेगा? लोग कहेंगे यार मुझे इसकी क्या पड़ी है, मैं एप्पल का आईफोन बाय कर लेता हूँ। और अगर वो बहुत लो रखेगा, सपोज करो वो 10,000 पे चला रहा है, तो लोगों को उसकी क्वालिटी पे डाउट होना शुरू हो जाएगा कि लाइक बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं बट इतना सस्ता क्यों बेच रहा है, इसका मतलब ये बस फोटोग्राफ्स ही है, इसकी क्वालिटी नहीं होगी। तो एक स्टैंडर्ड सा प्राइस चूज करके मिडल से जहाँ की वो अपने प्रेजेंट कर सके, उसमें लॉन्च करना बहुत जरूरी है किसी भी नए प्रोडक्ट को। सपोज मैं अब प्लांट्स की बात करें तो अगर मैं प्लांट्स ले रहा हूँ, मुझे प्लांट पॉट्स चाहिए, जिसमें मैंने कहा कि इंडोर प्लांट्स हैं, अगर मैं उसको कहूंगा यार ये एक छोटा प्लांट पॉट है, ये 2000 में मिलेगा, कोई बाय नहीं करेगा, बिकॉज नर्सरीज में वही प्लांट अगर 500 या 600 का मिल जाएगा तो वो 2000 में कोई ऑनलाइन उसे क्यों बाय करेगा। अगर वो 600 सपोज करो नर्सरीज 500 में दे रही है, मैं उसको 700 में सेल करना चाहता हूँ विद शिपिंग, तो उसके साथ मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा कि अच्छा जी मैं आपको इसकी अगर ये प्लांट खराब हो जाता है तो फ्री रिप्लेसमेंट दूंगा, अगर ये प्लांट 6 महीने के अंदर अंदर कोई डिजीज लग के खराब हो जाता है या इसको फंगल लग जाती है या कुछ भी होता है तो हम आपको नया प्लांट रिप्लेसमेंट देंगे, तो हम 700 रुपए चार्ज करेंगे जिसमें शिपिंग आपके पास पहुंच जाएगी। तो एक कॉम्पिटेटिव सा प्राइस है कि लोग सोचेंगे अच्छा यार 500 में तो बाहर मिल रहा है, पर ये मुझे रिप्लेसमेंट दे रहा है, बाय चांस ये प्लांट में डिजीज लग जाती है या कीड़े खा जाते हैं तो ये मुझे रिप्लेस दे देगा, तो 700 इज फाइन कि मेरे प्लांट एक इंश्योरेंस है कि 6 महीने के अंदर अंदर मेरा प्लांट खराब तो मैं नया ले लूंगा। तो पीपल विल गो फॉर दैट 700 पार्ट रादर देन गोइंग फॉर दैट 500, बिकॉज उनको घर बैठे बैठे सामान मिल जाएगा विद एन इंश्योरेंस कि मेरा 6 महीने में रिप्लेसमेंट भी है। तो आपको किसी भी चीज का कभी भी अपने प्रोडक्ट का अगर प्राइस रखना चाहते हो तो मार्केट स्टडी करके कि मार्केट में उसके क्या क्या प्राइसिंग चल रही है, और अगर मैं इसको ज्यादा कहूँ, ये भी है नहीं कि अगर वो प्लांट मुझे खुद का 600 का पड़ रहा है तो मैं 700 में दूंगा और 600 की शिपिंग लगा दूंगा, और सॉरी 200 की शिपिंग लगा दूंगा, तो मैं उसको फिर प्रॉफिट कहाँ से कमाऊंगा, मैं धीरे धीरे लॉस में चला जाऊंगा। तो मुझे उसको भी चूज करना है कि मुझे बाइंग कितनी हुई है, मेरी पैकिंग भी लगेगी, मेरी शिपिंग भी लगेगी, मेरी रिप्लेसमेंट भी होगी इनकेस कुछ खराब हो गया, अगर बंदे ने रिटर्न कर दिया तो मेरे उसके भी पैसे लगेंगे। तो वो सारी चीजों को ध्यान रख के हमेशा से फोकस करना है कि मैं डिस्काउंट प्राइसिंग क्या रखूं। बाकी था डिस्काउंट, जैसे आप कई बार देखते हैं कि मार्केट में होता है कि 10% डिस्काउंट चल रहा है, 25% का, इवन 50% तक डिस्काउंट चले जाते हैं सम टाइम। तो अगर हम उसको लेके चलें तो आप इसको ये मान के चलो। Chetan, you just got on mute. Unmute कर लो आप प्लीज। अपने अभी हो गया, सॉरी। चलिए वैसे चलो हम डिस्काउंट की बात कर रहे थे हम लोग। तो डिस्काउंट्स में अगर होता है कि जैसे सपोज आपको कोई भी चीज 50% डिस्काउंट पे मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेल कर रहा है वो पॉकेट से पे कर रहा है, उसमें भी वो कहीं ना कहीं मार्जिन बना रहा होता है, या फिर वो लोग अपने ज्यादातर केसेस में जो पुराने स्टॉक्स होते हैं उसको क्लियर आउट कर रहे होते हैं। दिस इज लाइक सैड ट्रूथ अबाउट ई कॉमर्स कि जो डिस्काउंटेड चीजें होती हैं वो हमेशा ये नहीं होता कि बहुत सस्ती मिल रही है, कोई भी लॉस में नहीं सेल करता है। तो अपने डिस्काउंट्स उस हिसाब से चूज करो कि जो आप कस्टमर को अट्रैक्ट भी कर सको पर आप लॉस में मत जाओ। यहाँ कई बार आपके पास बहुत पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, कुछ टी शर्ट्स हैं जो अभी सेल आउट नहीं है, ये फैशन आउट हो गई हैं, पर मैं उसे कहूँगा चलो यार मैं इसको प्राइस टू प्राइस भी सेल कर देता हूँ, तो मैं इसको डिस्काउंट लगा के निकाल देता हूँ ताकि मेरे पास कैश इन हो जाए, मेरा वेयर हाउस खाली हो जाए और मैं नया स्टॉक जो है इन कर सकूँ। तो डिस्काउंट्स को भी उसी हिसाब से चूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, क्वेश्चंस अब तक? चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। एक्सीलेंट कस्टमर सपोर्ट सर्विस, ये बहुत ही जरूरी है। बंदे हमेशा आपके साथ अटैच तब रहेंगे जब आप उसको सर्विस अच्छी दोगे, वरना बंदा एक बार बाय करके नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। अगर आपको रेकरिंग रिटर्निंग कस्टमर्स चाहिए तो आपको अपनी कस्टमर सर्विस बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल अगर हम इसको लेके चलें,
कि सपोज आपका कोई प्रोडक्ट खराब निकला, अगर और कस्टमर आपको कंप्लेन करता है कि यार मेरा सर्विस अभी आई है, जैसे आपने आज शिप हुआ तो उसने शाम को कॉल कर दिया कि ये तो प्रोडक्ट खराब है, आप उसके बैसने की बजाय 99% केसेस में कस्टमर हमेशा सही होता है, उसे आप कहोगे ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रोडक्ट की फोटो भेजिए, रिफंड डाल दीजिए, हम आपको पूरा रिफंड दे देंगे, और अगर रिप्लेसमेंट चाहिए तो हम आपको नया प्रोडक्ट दे देंगे, प्रोडक्ट वापस आएगा, हमको नया दे देंगे, कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर खराब निकला है, नहीं अच्छा लग रहा, विल रिटर्न इट बैक। दैट्स अ सिंपल स्ट्रेटजी, बट ये हर जगह नहीं, बट मैक्सिमम केसेस में होता है। जैसे प्लांट ही लेके चलते हैं, प्लांट आया, शिपिंग के दौरान गमला टूट गया, या कई बार होता है कि कस्टमर से ही गलती से टूट गया, बट वो बहुत कम चांस है, कस्टमर हमेशा कह देते हैं कि टूटा, वो नहीं आएंगे। अगर शिपिंग के दौरान टूटेगा वो कहेंगे कि हाँ जी मेरा शिपिंग के दौरान टूटा, उन्हें पैकेज खोला, फोटो खींची, भेज दिया। हम उसमें ये मत बैसे कि सर आपसे गिर गया होगा, आपने ये नहीं किया, आपने मुझे 4 घंटे बाद क्यों फोन किया। रात दिन अगर आप उसे कहेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं है सर, आप ऐसे करिए, आप इसको रीपैक करिए, मेरा बंदा पिक करेगा, हम आपको नया शिप कर देंगे। आपने एक बार उसको ये सर्विस दी है कि आप रिटर्न करो, बट वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ अटैच रहेगा कि यार इस बंदे ने मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा था, मैंने कहा और इसने रिटर्न कर दिया। वो नेक्स्ट टाइम आपसे ऑर्डर करेगा, उसे ये ट्रस्ट होगा कि इनकेस अगर कुछ खराब हुआ है तो मेरा ये फ्री रिप्लेसमेंट हो जाएगी, मेरे इनके साथ सिर खपाई नहीं करनी पड़ेगी। तो हमेशा कस्टमर सर्विस को टॉप पे लेके चलिए, उसमें रिटर्न्स बहुत जरूरी है, रिफंड्स बहुत जरूरी है ई कॉमर्स के सेक्शन में। बिकॉज कई बार सपोज हम कपड़े कर रहे हैं तो उस बंदे का एक्सेल मंगवाया, पर कई बार एक्सेल भी अलग अलग केसेस में कई बार फिट नहीं होता, उस बंदे को नहीं फिट हुआ, तो हम उसमें ये बहस नहीं बुलाया कि आपने एक्सेल ऑर्डर करा तब हमारे पास दूसरा है नहीं है, जब नया साइज आएगा तब हम शिप करेंगे। उसे सिंपली रिटर्न करके सर आपको नहीं फिट हुआ, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, रिटर्न इट, विल रिफंड इट बैक। आपका प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा, बट आप उसको सिंपली रिफंड कर सकते हो। बंदा अगली बार हमेशा आपके वेबसाइट पे ही आएगा कि यार उसने मुझे इजीली रिटर्न कर दिया था तो मैं दोबारा ले लेता हूँ, नहीं फिट होगा तो मेरा वापस रहेगा। बट वो हर बार रिटर्न भी नहीं कर, नेक्स्ट टाइम होता वो बाय कर लेगा, दूसरी तीसरी बार बाय करेगा। तो चांसेस वो लेके चलिए हमेशा, उससे आपका कस्टमर हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा, कस्टमर कभी भी आपका वापस नहीं जाएगा। इंप्लीमेंट सिक्योर पेमेंट गेटवे, मेन थी। अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और गूगल वार्निंग दे देता है या उसका HTTPS रेड आ रहा होएगा तो क्या कभी उससे बाय करोगे? हम लोग कभी नहीं करेंगे, बिकॉज वहां पे हमेशा सिक्योरिटी इशू आ जाएगा। और दूसरा, अगर आप वहां पे जाओगे, आपने कोई नया पेमेंट गेटवे डाल दिया जिसका कभी किसी ने नाम ही नहीं सुना और उसका UI वगैरह ठीक नहीं है, या उसने OTP सेंड नहीं करने की कोशिश नहीं करी, या वो पहले कह रहा है कि मैं आपके कार्ड की डिटेल सेव करूंगा, लोग वहां पे भी पेमेंट नहीं करेंगे। तो ऑलवेज यूज अ सिक्योर पेमेंट गेटवे। जैसे अभी इंडिया में हम लोग कहते हैं पेटीएम का गेटवे चल रहा है, रेजर पे चल रहा है, और भी काफी सारे चल रहे हैं, पेपल चल रहा है। अगर आप, क्योंकि वो ब्रांड लोगों को पता है कि ये ब्रांड बिल्कुल सेफ है, इन पे पेमेंट प्रोसेसिंग जो है बहुत सेफ होती है, तो वो एक कंफर्टेबली एक अपना ट्रस्ट के साथ आपको पेमेंट दे देंगे। वरना लोग कार्ड तक आके पेमेंट गेटवे देख के छोड़ जाएंगे कि नहीं यार ये तो जाली सा लग रहा है, पता नहीं हमें प्रोडक्ट आएगा भी या नहीं आएगा। तो जब भी आप पेमेंट गेटवे इंस्टॉल करें तो ये जरूर लेके चलेंगे, कोई भी XYZ नई कंपनी के थ्रू, या ऐसा नहीं है कि जिसमें ब्रांड नहीं है या जिसकी सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। जैसे कई बार ऐसा कि नए स्टार्टअप्स आए हैं पर उनकी सिक्योरिटी बहुत है, उनकी रिसर्च करके ही हमेशा पेमेंट गेटवे इंस्टॉल करें, वरना ये किसी को भी नहीं करें, वरना लोग आपके उसे एक बार ऑर्डर करेंगे, एक बार somebody is muting it randomly, मुझे लगता है किसी गलती से म्यूट हो रहा है, तो वरना वो एक बार उसको फ्रॉड फील हो गया और उसने आपके अगेंस्ट सोशल मीडिया में कहीं पोस्ट डाल दी कि ये साइट फ्रॉड है, यहाँ पे पेमेंट करी थी प्रोडक्ट नहीं आया, यहाँ पे मैंने पेमेंट करी थी मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो आपका ब्रांड खत्म हो जाएगा, वो लोग दोबारा कभी भी आपसे बाय नहीं करेंगे। तो पेमेंट गेटवे के ऊपर बहुत ध्यान रखिए कि कभी भी अगर पेमेंट आई है, किसी को फ्रॉड फील हो रहा है, किसी को कुछ भी फील हो रहा है, तो जस्ट रिफंड इट इंस्टेंटली, ताकि कहीं वो आपके अगेंस्ट कोई पोस्ट ना डाल दे। ई कॉमर्स में इस चीज का बहुत ध्यान रखिए कि आप ऑनलाइन अवेलेबल हैं, लोग आपको फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी टैग कर सकते हैं, कुछ भी लिख के कि अच्छा जी मैंने डाला था, ये देखो कस्टमर सपोर्ट, मुझे हफ्ता हो गया मेरी सिर खपाई चल रही है और मैं इसे बाय नहीं करूंगा नेक्स्ट टाइम। दैट विल क्रिएट अ वेरी बैड इम्पैक्ट फॉर अ स्टार्टअप जो अभी जस्ट बर्डिंग स्टार्टअप्स हैं, जो शुरू करने की कोशिश करें। एक बैड रिव्यू भी बहुत आगे तक जाता है, उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ब्रांड का ट्रस्ट बिल्ड करना दोबारा बहुत मुश्किल होगा आपको। Any question guys till now? चलिए ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। मॉनिटर एनालिटिक्स एंड डेटा। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे आपको ये ट्रैक रखना है कि आपके वेबसाइट पे कौन कौन सा बंदा कब कब कहाँ कहाँ से आया। लाइक सपोज हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं फेसबुक पे और हमारी स्टैट्स सिखा रही है कि हमारा ज्यादातर डेटा जो है गूगल सर्च से आ रहा है।
गूगल एनालिटिक्स टूल शायद सबको पता हो, और नहीं पता, गूगल एनालिटिक्स टूल है जो आपकी वेबसाइट पे सेटअप हो जाता है और ये ट्रैक करेगा कि आपकी वेबसाइट्स पे यूजर कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी कंट्री से ज्यादा आ रहे हैं, कैसे प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, कौन से एज ग्रुप के आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट की स्पीड क्या चल रही है। तो इसे हम एनालिटिक्स एंड डेटा बोलते हैं। कि सपोज करो आपका जो कस्टमर बेस है मैक्सिमम इंडिया में चल रहा है, आपके जितने ज्यादा हिट्स आ रहे हैं सारे इंडिया से आ रहे हैं, बट हमने गूगल मार्केटिंग में जो एडसेंस है वो ऑस्ट्रेलिया का लगा रखा है, तो हमारा कोई फायदा होगा? कभी भी नहीं होगा। हम लोग जस्ट पैसे वेस्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में लगा के। अगर आपको रिपोर्टिंग सही होएगी, अगर आपको ये पता होगा कि मेरा डाटा किस तरीके का है, मेरे यूजर किस तरीके के हैं, जैसे सपोज करो गूगल हमें रिपोर्ट देता है कि हमारे पे जो यूजर आ रहे हैं ज्यादातर वो 15 से 20 साल की एज वाले आ रहे हैं, बिकॉज आप बुक सेल कर रहे हो या प्लांट सेल कर रहे हो, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट द नेचर, और वो लोग अपने बाय करके अपने रूम्स में लगाने की कोशिश करें। तो हमें अगर हम जब एडवर्टाइजमेंट लगाएंगे तो हम उन एज ग्रुप को भी ज्यादा टारगेट करेंगे, रादर हम कहेंगे 50 to 60 टारगेट कर लो। हमारी वो एड्स का जो रेवेन्यू, जो पैसा हम लगाएंगे वो सारा टोटल वेस्टेज हो जाएगी। तो हम लोगों को हमेशा अपनी साइट पे ट्रैकिंग रख के चलनी है कि मेरा कस्टमर कैसा है। अगर हो सके सिर्फ वेबसाइट होम पेज पे आता है, उसके आगे जाता ही नहीं है, मतलब कि आपके लिंक्स नहीं चल रहे हैं या आपको वेबसाइट समझ नहीं लग रही है उस चीज की, या कोई भी और चीज हो कि कस्टमर आगे क्यों नहीं जा रहा। तो अपने डेटा को साथ साथ एनालाइज करिए, लाइक वीकली बेसिस पे या इवन डेली बेसिस पे देख सकते हैं कि मेरा ट्रैफिक किस तरीके का आ रहा है, ताकि आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज जो है उसे ऑप्टिमाइज कर सकें। नेक्स्ट, ऑफर मल्टीपल ऑप्शन, पेमेंट ऑप्शंस, एक बहुत बात होता है। जैसे अगर आपके पास यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है, बैंक पेमेंट्स हैं, इवन ईएमआईज हैं, जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे जो उतना ज्यादा चांस होता है कि कस्टमर पे करके ही जाएगा, क्योंकि हर किसी के पास कुछ ना कुछ तो अवेलेबल होएगा ही होएगा। इवन कैश ऑन डिलीवरी इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, और हमारे इंडिया के लिए तो बहुत जरूरी है। तो सारे जितने ज्यादा मैक्सिमम हम ऑप्शंस देंगे उतना आपका कन्वर्जन रेट हाई रहेगा। लेवरेज ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के बारे में देखा जाए तो हम होता है पहले ईमेल कलेक्ट करना है। सपोज जब आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो आप ईमेल डालते हैं या मोबाइल नंबर डालते हैं, या आप अमेजन पे जाते हैं किसी भी वेबसाइट पे, तो ईमेल से चेकआउट किया तो आपको उसके बाद महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने, कुछ भी एडवर्टाइज वहां पे सेल चल रही है कुछ है, तो आपको सीधी ईमेल आती है कि ये नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, ये सेल चल रही है, इस पे इतना डिस्काउंट चल रहा है। दैट इज ईमेल मार्केटिंग। और ईमेल मार्केटिंग का फायदा क्या होता है कि आज भी अभी भी लोगों को लगता है कि एसएमएस ज्यादा है, बट ईमेल से कन्वर्जन बहुत हाई है। बिकॉज ईमेल्स में आप लंबी सारी ईमेल बना के, बैनर्स बना के सेंड कर सकते हो, अपने कोड सेंड करके, ये 10% डिस्काउंट कोड इज ओनली फॉर यू, उसको सेंड कर सकते हो। लोग आए कि अच्छा 10% का कूपन है, मैं 10% डाल के तो अपना चेकआउट कर लेता हूँ। तो ईमेल में काफी तरह का कंटेंट डाल के हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। एंड डिपेंडिंग, बिकॉज हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम्पल, मुझे पता है कि ये ईमेल्स जो है मेल फीमेल की हैं, ये ईमेल्स इस एज ग्रुप की हैं, ये ईमेल्स इंडिया की हैं, ये ईमेल ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो जहां पे जो ऑफर चलाना है उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज करके हम लोग ईमेल सेंड कर सकते हैं लोगों को, ताकि उनको ये समझ लगे कि अच्छा मुझे किस तरह का कस्टमर है जो वापस आएगा और बाइंग करेगा। ई कॉमर्स इज ऑल अबाउट कन्वर्जन रेट। कि आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आपका कन्वर्जन कितना हो रहा है। अगर आप मार्केटिंग करते हैं और आपका कन्वर्जन सही नहीं हो रहा है तो आपको स्ट्रेटजीज चेंज करनी बहुत जरूरी है। यूटिलाइज कस्टमर रिव्यू एंड टेस्टिमोनियल्स, बहुत जरूरी चीज है। कस्टमर को रिव्यू देने का ऑप्शन बहुत इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ताकि उसको ये डाउट ना रहे कि अगर मैंने बाय कर लिया, कल को मैं कंप्लेन करना चाहूँ या कल को मैं ये बताना चाहूँ कि अच्छा है, या वेबसाइट पे जाकर लिखना चाहूँ तो ये लोग मेरा रिव्यू डिलीट ही ना कर दें। ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव लो, नेगेटिव भी लो, वो एक जेन्युइन लगेगा। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव पब्लिश करते रहेंगे तो लोगों को लगेगा अपने आप ही डाले हुए हैं, और नेगेटिव नहीं। तो नेगेटिव आते हैं तो उसको रिप्लाई करके फीडबैक लो कि अच्छा आपको ये गलत क्यों लगा, या आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो। जैसे गूगल रिव्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा गूगल रिव्यूज यूज कर सकते हैं, या आप वेबसाइट के ऊपर अपने रिव्यूज लगा सकते हो कि रिव्यू सिस्टम के जो भी आ रहा है रेटिंग देके साथ में रिव्यू से। उससे बेनिफिट क्या होता है कि जो नेक्स्ट टाइम कस्टमर आएगा उसे होगा कि अच्छा ये 10 बंदों ने बाय किया है, 10 बंदों ने ये रिव्यूज दिए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उससे वो चूज कर सकते हैं। और जितने ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज होंगे वो उतना ही आपका लाइक पॉजिटिव रहेगा बाइंग करने के लिए। उसे भी लेकर यार लोगों ने तो बाय किया हुआ है। अगर आप अमेजन पे भी जाते हैं तो वो देखेंगे कि जिसके ज्यादा रिव्यूज होते हैं, आप देखेंगे यार 35,000 रिव्यूज हैं, उसमें एवरेज रेटिंग 4 है, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि इतने बंदों ने बाय किया और 4+ रेटिंग चल रही है, तो ये चीज अच्छी ही होगी। तो रेटिंग्स को आप अपने मार्केटिंग के लिए बड़े अच्छे से यूज कर सकते हैं कि रेटिंग्स इसलिए हमेशा वेबसाइट्स पे लगाने की कोशिश ही करें कि रहे ही रहे। और दूसरा, गूगल रिव्यूज को भी अपने साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के। जो गूगल से रिव्यू आ रहे हैं वो भी मेरे साथ साथ शो होते रहे। Stay updated with the industry trend.
कि इंडस्ट्रीज बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं, जैसे भी एआईज इंटीग्रेट हो रहे हैं तो यूजर तो हमेशा जो भी लेटेस्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग रहें, कि ये नहीं कि हम लोग मोबाइल कमर्स चल रहा है ज़्यादा और हम लोग कहीं मैं तो सिर्फ वेबसाइट बनाऊंगा, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बनाऊंगा, तो आपका कन्वर्जन वहीं धीरे धीरे कम होता जाएगा। मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज रखना, चीजें चेंज करना बहुत जरूरी है, जो भी लेटेस्ट आगे चल रहा है। और जो आपके कंप्यूटर्स कर रहे हैं उसको भी हमेशा ध्यान रखिए। जैसे अगर प्लांट की वेबसाइट है तो आपके एरिया में कितनी प्लांट की वेबसाइट्स हैं और क्या चेंजेस कर रहे हैं, किस तरीके की मार्केटिंग कर रहे हैं, उन चीजों को साथ लेके चलिए साथ साथ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। ओके, रिमेंबर गोइंग बिजनेस लाइक। दूसरी चीज है कि बिजनेस ऑनलाइन चलाने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार वेबसाइट ऑन करके छोड़ दी तो अपने आप चलता रहेगा। आपको उसको रेगुलर उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, कस्टमर फीडबैक लेने पड़ेंगे, ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपडेट करना पड़ेगा, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होगी, गूगल के स्टैंडर्ड्स चेंज हो रहे हैं, एसईओ चेंज करनी पड़ेगी, फेसबुक इंस्टाग्राम के स्टैंडर्ड्स चेंज हुए हैं, नए स्टैंडर्ड स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। तो दिस इज अ कंटिन्यूस जॉब, आपको हमेशा उसके साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या क्या हो रहा है और मुझे इस चीज को कैसे साथ साथ लेके चलना है ताकि मैं अपनी ग्रोथ फैक्टर को मैनेज करके चल सकूं। हाँ जी गाइस, क्वेश्चन अभी तक आगे सिर्फ रिसोर्सेज ही हैं। अब नाउ वी कैन स्टार्ट द Q&A। कोई भी आपके पास क्वेश्चंस हैं एंड वी कैन आंसर दैट पार्ट लाइक फॉर नेक्स्ट 10 to 20 मिनट्स हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर काम कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? फिर तो आगे तो तकरीबन खत्म ही है। आगे जो है हमारे रिसोर्सेज हैं, मैंने कुछ रिसोर्सेज ऐड करे हैं जो आपको ई कॉमर्स समझने में और चीजों को हैंडल करने में हेल्प कर सकते हैं। लाइक कुछ बुक्स हैं अगर आप रीड करना चाहें। हाँ जी स्मृति, हाँ जी स्मृति आपकी आवाज नहीं आ रही। ऑडिबल ओके, am I audible now? हाँ जी बिल्कुल। I'm so sorry, my mic isn't working again, तो मैं मैम का लैपटॉप यूज कर रहा हूं। कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ सर, मैंने बोला था मैं आई हैव सम फॉलो अप क्वेश्चंस जी। तो अगर किसी के नहीं है तो मैं क्या पूछ सकता हूँ? हाँ जी प्लीज गो अहेड। सर आपने वो बात की थी इनफ प्रोडक्ट डेटा डिस्क्रिप्शंस, उसके मेटा डेटास और फिर एसईओ की जी। तो सर जो प्रोडक्ट डेटा है वो उसके एक वेबसाइट के एसईओ से ऑब्वियसली रिलेटेड है। हाँ, द मोर डेटा वी कैन गिव इट टू देम तो देयर आर हाई चांसेस कि हमारा प्रोडक्ट रैंक करेगा जी। हाँ, तो सर क्या होता है बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास कैटलॉग तो बहुत बड़ा होता है, मींस दे हैव अराउंड 2500 प्रोडक्ट्स और 4000 प्रोडक्ट्स, बट द थिंग इज कि हर एक का डिस्क्रिप्शन बैठ के लिखना, हर एक का डिस्क्रिप्शन जनरेट करना एक एसईओ फ्रेंडली मैनर में, सर वो क्या पॉसिबल है? और अगर है तो सर किस वे में हम उसको कर सकते हैं? देखिए पॉसिबल तो है। अब देखा जाए तो कुछ हम लोग कुछ क्लाइंट्स को मैनेज कर रहे हैं जिनका 5000 प्लस कैटलॉग है। डिस्क्रिप्शन एक ही दिन में नहीं लिखा जाएगा, ग्रेजुअली आप जब प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, जैसे अभी जो पुराना 2000 का बैकलॉग इकट्ठा हो गया उसको तो लिखना ही पड़ेगा एक एक करके। वो तो ये नहीं है कि आप ऑटोमाइज नहीं कर सकते हैं, बट ज्यादातर जैसे आप एग्जांपल देते हैं, टी शर्ट है, हम लोग क्लाइंट है जो कपड़े बेच रहा है, उसका मटेरियल जो है कॉटन है, हम कॉपी पेस्ट ट्राई कर सकते हैं कि अच्छा ये 20 प्रोडक्ट हैं, इसमें जो मटेरियल है वो कॉटन ही रहेगा, तो हम एक एंट्री बना के प्रोग्रामिकली उन सबको रेप्लिकेट कर सकते हैं कि मटेरियल इज कॉटन। बट लिखना तो पड़ेगा ये एनी हाउ समहाउ, क्योंकि उसको कवर करना ही पड़ेगा। बट यूनिक होगा, कलर्स हैं। आजकल कुछ टूल्स आ रहे हैं जो एआई बेस्ड हैं, उसमें क्या होता है कि आप फोटो अपलोड करो और वहां से आ जाए जनरेट डिस्क्रिप्शन, वो फोटो को देख के एक रफ डिस्क्रिप्शन आपको 90% तक रेडी कर देता है, बाकी आप आगे चेंज कर सकते हैं। लाइक चैट जीपीटी इमेजेस ले रहा है 4 के अंदर, बट ये डेडिकेटली ई कॉमर्स के रिगार्डिंग भी हैं टेलर जो सिर्फ ई कॉमर्स के ऊपर काम करते हैं। आप फोटोज डालिए और आपको डिस्क्रिप्शन जनरेट कर देगा, तो उसके बाद आप उसको मॉडिफाई कर, बट एक बार तो आपको ह्यूमन इंटरवेन के साथ मॉडिफाई करना ही पड़ेगा, बिकॉज 100% ऑटो जनरेटेड यूज नहीं कर सकते हम लोग। ओके सर, सर अगला मेरा क्वेश्चन, थैंक यू फॉर द आंसर बट यस आई एम सेटिस्फाइड। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी बिल्कुल जी। हाँ जी हाँ, तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि जैसे हम बहुत सारे CMSs यूज करते हैं, ठीक है, वर्डप्रेस हो गया, शॉपिफाई हो गया, पर क्या होता है कि उनकी जो डिबगिंग होती है वो आसान नहीं होती। लोग कहते हैं यू कैन यूज प्लगइन्स, ये बहुत सारे एक्सटेंशंस है, यू कैन यूज दिस, पर सर क्या होता है जब भी हम अपना गूगल पेज स्पीड पे जाते हैं, वहाँ पे जब इनसाइट स्कोर चेक करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वो डिफर करता है। हम अपने कितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज कर ले, हमने वेब में इमेजेस यूज कर ली, लोड स्पीड अच्छी कर ली, पर फिर भी कुछ रह जाता है, ठीक है, कुछ कोड होता है जो एरर थ्रो करता है, जिसकी वजह से जो स्पीड है वो कम हो जाती है, या फिर जो स्कोर होता है वो ओवरऑल कम हो जाता है। तो सर उसके लिए क्या आप कुछ टूल्स या फिर कुछ मेथड्स जो हमको बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए एज अ डिजाइनर,
हम यूज कर सकते हैं? बेस्ट प्रैक्टिस में देखिए, लाइक ऐसा कोई गोल्डन टूल तो नहीं है, ये जो वेबसाइट के ऊपर वेबसाइट डिपेंड करता है। सपोज आपका क्लाइंट है, वो कहता है मुझे तो होम पेज पे 4 वीडियोस चाहिए ही चाहिए, आप उसमें क्या कर लेंगे ऑप्टिमाइज? अब वीडियो लगाने को बोला तो हम उसमें लेजी लोडिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या हम उसमें ये जैसे कि ठीक है वीडियोस लगा देंगे बट प्ले एक टाइम पे एक ही होगी, बाकी की इमेजेस आ जाएंगी, जैसे वो क्लिक करेगा तो उसके ऊपर एडिट से प्ले हो जाता कि एक टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं कि हम उसको डेटा को कैसे शो कर सकते हैं। और दूसरा, हम गूगल रेटिंग या जीटी मैट्रिक्स पे जाते हैं तो आप 100% रेटिंग किसी भी वेबसाइट की नहीं निकाल पाओगे, बहुत टफ रहेगा। सपोज आपने फर्स्ट टाइम पे बना के भी दे दी, बाद में क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे तो 4 प्लगइन और ऐड करने हैं, तो वो दोबारा से रेटिंग डाउन जाएगी ही जाएगी, आपको दोबारा ऑप्टिमाइज करना ही पड़ेगा। इसलिए जो ई कॉमर्स है रेगुलर मेंटेनेंस मांगता ही मांगता है कि कल को उसने बैनर चेंज कर दिए 4, आपने सीमलेस बना के दे दिया कि अच्छा यहाँ से बैनर अपलोड होंगे, आपने कहा था 1 MB का डालना, उसने डाल दिया 10 MB का, अब उसको री ऑप्टिमाइज करना ही पड़ेगा, वो क्लाइंट पे है। या तो अपने रिस्ट्रिक्शन डाल दीजिए कि अच्छा जी 1 MB के ऊपर डलेगा ही नहीं, फिर वो कहेगा मेरी क्वालिटी खराब हो गई है। तो ये एक लाइक डेली बेसिस फाइट होती है उसके साथ कि अच्छा मुझे ऑप्टिमाइज भी रखना है, फीचर्स भी लेके आने हैं, तो टिप्स एंड ट्रिक्स के धीरे धीरे रहेगा, बट इसमें कोई गोल्डन रूल नहीं है कि हमेशा परफेक्ट रहेगा ही रहेगा। मेरे हिसाब से हमेशा एवरी 1 मंथ एक ऑडिट होता है ई कॉमर्स का। यूजुअली कोई बड़े क्लाइंट्स होते हैं वो 6 महीने बाद भी जाते हैं, बिकॉज इतना चेंजेस नहीं कराते। ऑडिट लेके चलिए कि अच्छा ये चीजें चेंज हुई हैं, इनको दोबारा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ऑडिट्स वर्क्स बेटर, बट कोई एकदम से नहीं कर पाएंगे कि हम स्टेबल कर दें कि अब 90+ ही रहेगा, वो नहीं हो पाएगा कभी भी, प्रैक्टिकल केस में नहीं होता है। Thank you for the answer, sir. Just last question for the day. I'm sorry, I'm taking too much time. अरे नहीं, all yours, बताइए। सर, कोई भी जो स्टार्टअप एक ई कॉमर्स साइट शुरू कर रहा है, ठीक है, नो, जो हम भी क्लाइंट जैसे ई कॉमर्स के देखते हैं तो दे डोंट हैव ऐसा पर्टिकुलर बजट की क्या एक फिक्स्ड अमाउंट है। सपोज दे आर सेलिंग अराउंड 50 प्रोडक्ट्स एट इनिशियल लेवल, हाँ, तो व्हाट इज द बजट और व्हाट इज द बेसिक टेक स्टैक दैट दे शुड यूज, है ना? एंड आई गेस कि ये जो क्वेश्चन है वो सबके लिए रेलेवेंट होगा, क्योंकि हम सारे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ठीक है? तो अब हमारे लिए बेस्ट टेक स्टैक कौन सा रहेगा, एक नो अफोर्डेबल बजट पे, और क्या प्राइस, वो सारी चीजें होंगी। बेसिकली आप मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा, आप प्लेटफॉर्म पूछ रहे हैं अफोर्डेबल बजट में कौन सा अच्छा रहेगा? सर, बोथ द थिंग्स, प्राइसिंग एंड टेक स्टैक। ठीक है, टेक स्टैक कौन सा? मैं तो हमेशा स्टार्टअप्स को रेकमेंड करूंगा शॉपिफाई, बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है ई कॉमर्स में, स्केलेबिलिटी। अगर आप जाते हैं कि जैसे आपने वो कॉमर्स ले लिया या आपने मजेंटो ले लिया, आपने अपना खुद का होस्ट कर लिया, वो कॉमर्स को या शॉप वर्डप्रेस को मैं थोड़ा सा अनसिक्योर मान के चलता हूँ कि कई बार कुछ प्लगइन्स जो होते हैं सिक्योर नहीं होते हैं, हम अननोइंगली इंस्टॉल कर लेते हैं, बट वो प्लगइन्स खराब कर देते हैं। शॉपिफाई का ऐप इकोसिस्टम जो है वो काफी सिक्योर है, बिकॉज उनका जो चलने का तरीका बहुत अलग है। और शॉपिफाई में यू कैन स्टार्ट अ वेबसाइट फ्रॉम अराउंड 2000 और 3000 पर मंथ, डिपेंडिंग आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद आपको किसी भी चीज की हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि आपका सर्वर के आज आपके 10 यूजर आ रहे हैं, कल आपके 1000 यूजर आ गए, तो आपको टेंशन लगे, वो शॉपिफाई खुद स्केल करेगा। तो स्टार्टिंग इजी वो रहता है, एक चीज भी रहता है। अगर उसके अलावा आप देखना चाहें तो देयर इज अ वे कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग ज्यादा पहले शुरू कर सकते हैं। लाइक उसमें आप पेमेंट गेटवे बाय कर लीजिए, आपने पेटीएम का ले लिया या फिर आपने पेपाल का पेमेंट गेटवे एक्टिवेट कर लिया, प्रोडक्ट्स का लिंक सीधा ही सोशल मीडिया में आ जाए। आप वेबसाइट भी नहीं ले रहे हैं, बस अपने सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफ्स डालिए, बाय नाउ का लिंक होगा, सीधा क्लिक करेगा, सीधा पेमेंट पे चला जाएगा, वहां पे पेमेंट होगी, वो ऑर्डर जनरेट कर देगा, आपको पेपाल ऑर्डर फॉर्म दे देगा कि ये ऑर्डर आया है, ये एड्रेस के साथ, आप इसको शिप कर दो। वो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव वे रहता है स्टार्टिंग के लिए। आपका थोड़े से पैसे इकट्ठे हो जाएं, फिर धीरे धीरे करके आप मार्केटिंग पे स्पेंड करना शुरू करिए, एंड देन ग्रेजुअली यू कैन मूव अप। एकदम से हम 50,000 या 1 लाख रुपया लगा दें और हमें समझ लगेगा मार्केटिंग स्पेंड कहाँ करनी है, तो मार्केटिंग बजट पहले बचा के रखिए, रादर देन के सारा टेक स्टैक के ऊपर खर्चा मत करिए। पहले ब्रांड के ऊपर फोकस करिए अपना कि मुझे ब्रांड बिल्डिंग कैसे करनी है। टेक स्टैक कैन चेंज एनी टाइम। कई बार होता है कि इवन शॉपिफाई इज नॉट फिट फॉर एवरीथिंग। मैं नहीं कहूंगा कि शॉपिफाई एंटरप्राइज रेडी है इंस्टेंटली। हम कई बार प्रॉब्लम आती है, कुछ चीजें शॉपिफाई में बनी नहीं सकती, वो मजेंटो में ही बनेंगी या वो कस्टम कोड ही होएगा। फ्यूचर कैन डू दैट। आपको सारी चीजें एक ही साथ लॉन्च करने की जरूरत ही नहीं है ना। स्टार्टअप, सपोज मेरा एक क्लाइंट है, हम सोफास लॉन्च कर रहे हैं, वो सोफा में कह रहा है कि मुझे कॉन्फ़िगरेशन ही बहुत ज्यादा चाहिए कि इसकी साइड ऐसे कर दो, इसमें लाइट लगा दो, बट बजट नहीं है, तो वी हैव रिकमेंडेड कि पहले आप बेसिक्स प्रोडक्ट्स लॉन्च करो। वंस यू स्टार्ट मेकिंग मनी देन यू कैन इनहांस इट। सारे स्टार्टअप्स को ये बेस्ट रहता है कि सबसे पहले एक कन्वर्जन और एक फाइनेंशियल सोर्स शुरू करें बेसिक से, देन इमेजिनेशन इज द लिमिट। आप जितना सोच सकते हैं उतना बना सकते हैं, बट स्टार्टिंग में अगर हम सब कुछ बनाने के परफेक्शन के चक्कर में लग जाएंगे तो आप सेल नहीं कर पाओगे। स्टार्ट स्मॉल ओनली। Thank you so much, sir. That was all at my end. Thank you.
जी, मेरे पास एक क्वेश्चन आया, व्हाट आर द इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर इन कॉम्पिटिटिव ई कॉमर्स मार्केट? निक, इसमें जो मेजर रहेगा इस पे डिपेंड करेगा आपका प्रोडक्ट कौन सा है। सपोज करिए अलग अलग प्रोडक्ट, कई बार कोई प्रोडक्ट है इसमें कंपटीशन ही नहीं है, कई बार प्रोडक्ट है इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। जैसे हम कहें कि टी शर्ट्स हैं, उसमें बहुत कंपटीशन है, लाइक देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जो टी शर्ट सेल कर रहे हैं। और आप कुछ ऐसा आपका प्रोडक्ट है जैसे एम्ब्रॉयडरी है जो सिर्फ यूनिक टू यू, जो सिर्फ आप ही बना सकते हैं और कोई या बहुत गिने चुने कारीगर हैं जो इंडिया में बना पा रहे हैं और कोई, तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अलग रहेगी। बट हमेशा ये करिए कि क्वालिटी पे पहले फोकस करिए। आपने स्टार्टिंग के 10-15 कस्टमर्स को भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे दिया तो माउथ टू माउथ स्प्रेडिंग जो होगी या सोशल मीडिया जो स्प्रेडिंग होगी वो आपको काफी एज देगा आगे जाने के लिए। तो रिटेन करने का बेस्ट प्रैक्टिस है कस्टमर सर्विस एंड क्वालिटी। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और आपकी कस्टमर सपोर्ट बहुत, तो कस्टमर सपोर्ट और क्वालिटी बहुत अच्छी है तो कस्टमर ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा ही आएगा, वापस उसे होएगा ये चीज दोबारा कहीं मुझे बाहर से मिलेगी नहीं, और वो रेकमेंड भी करेगा अपने बंदों को कि यार मैंने यहाँ से बाय करी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, नेक्स्ट टाइम यहीं से बाय करना। सो ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी एंड कस्टमर सर्विसेज, तो आपको काफी अच्छा एज देगा बाकी से। बाकी तो हम मार्केटिंग सोशल मीडिया वो सारी लेके चलेंगे, बट अगर कस्टमर आ गया और आपने उसको क्वालिटी अच्छी नहीं दी वो नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं आएगा, तो कभी रिटेन नहीं कर पाएंगे हम उसे। And there is some suggestion Shubham from as well कि use ChatGPT for content work 100%। ChatGPT को आप कंटेंट के लिए बहुत अच्छे से यूज करें। आप सिंपल उसे कॉमा डाल के कीवर्ड्स भी दे दोगे और कहोगे कि मुझे इसके अकॉर्डिंग कंटेंट जनरेट कर दे, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप काफी अच्छा कंटेंट जनरेट कर देगा, आपको खुद लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई क्वेश्चन गाइस? चलिए, मैं थोड़ा सा पेंडिंग है, हम उसको आगे कवर लेते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ रिसोर्सेज ऐड करे हैं जो आपको एक इकोसिस्टम की तरह सोचने का मौका देंगे कि चीजें कैसे चलती हैं, ई कॉमर्स कैसे चलता है, यूजर साइकोलॉजी क्या होती है, यूजर्स का कैसे हैंडल करना है, बिकॉज ई कॉमर्स इज ऑल अबाउट यूजर साइकोलॉजी। अगर आप कस्टमर को समझ नहीं पा रहे हो अपने, तो आप कभी उसको सेल ही नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा ये लेके चलना है, इसलिए एनालिटिक्स बहुत जरूरी है, केपीएस बहुत जरूरी है कि आप उसको कैसे लेके चलते हैं। ये कुछ बुक्स हैं, कुछ ब्लॉग्स हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं। मैं स्लाइड का लिंक तनु मैम को दे दूंगा, वो आप सबके साथ शेयर कर देंगे। एक इंडस्ट्री पोर्टल्स हैं जहाँ पे व्हाइट पेपर्स पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कोर्सेरा, उडीमी, सबको पता ही होगा इसके रिगार्डिंग। तो बेसिकली यही चीजें हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन टर्म ऑफ दिस। तो कोई भी आपको क्वेश्चन है, वो स्टिल गॉट लाइक 10 मिनट्स, तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं जैसे आप करें। हाँ जी, मेरे पास एक और क्वेश्चन आया है, गूगल बॉट इज गुड। ये तो अनएंडिंग लाइक वो होगा कि गूगल अच्छा है या चैट जीपीटी अच्छा, आगे को 4-5 और आ जाएंगे, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। आपको जो बेस्ट सूट कर रहा है, आपको जो इजी लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी नीड फुलफिल कर रहा है, आप उसको यूज कर सकते हैं। इट कैन बी चैट और इट कैन बी गूगल। दिव्या का है, ऑप्टिमाइज, हाउ कैन आई ऑप्टिमाइज वेबसाइट और बेटर यूजर एक्सपीरियंस, हाई कन्वर्जन। ऑप्टिमाइज के लिए सबसे पहले आप ये लेके चलिए कि आपका होम पेज जो है सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज होना चाहिए, बिकॉज जब कोई भी बंदा लैंड कर रहा है तो इट शुड ओपन लाइक दिस कि अंडर 2 सेकंड आपका होम पेज लोड हो ही जाना चाहिए। कोशिश यही रखनी चाहिए हमेशा कि अगर आपका होम पेज 5-10 सेकंड ले गया तो कस्टमर कभी भी वापस नहीं आएगा, वो कहेगा ये सही नहीं चलेगा, नहीं होगा। तो ऑप्टिमाइजेशन की आप इमेजेस छोटी रखिए, होम पेज के ऊपर इमेजेस का साइज कंप्रेस्ड और क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करिए, या फिर आप लेजी लोडिंग लगा सकते हैं। ऊपर वाला सेक्शन एकदम से लोड होगा, नीचे वाली इमेजेस जैसे स्क्रॉल करेगा तब लोड होगा, दैट इज कॉल्ड लेजी लोडिंग। उसके अलावा जैसे आपने देखा होगा कई बार फ्लिपकार्ट क्या करता है, पहले ब्लरी इमेज देता है, उसके बाद फुल इमेज देता है जब एक्टिव रहता है। तो 2 फेजेस में भी इमेजेस लोड कर सकते हैं ताकि पहले स्पीड एकदम से आ जाए जब तक यूजर खड़ा है, उसके बाद 1-2 सेकंड में बाकी इमेजेस लोड। तो ऑप्टिमाइजेशन के बहुत अलग अलग तरीके रहते हैं यूज करने के लिए। जावास्क्रिप्ट बहुत कम यूज करें, सीएसएस को फुटर में लगाएं या कंप्रेस करके जावास्क्रिप्ट रखें, तो आप उसके बाद आपकी कन्वर्जन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सर्विस और प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिफरेंट होंगी। हाँ जी, बिल्कुल डिफरेंट होंगी। इवन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट सोच के चलिए, हर प्रोडक्ट की एक अपनी सेपरेट स्ट्रेटजी बनती है। कपड़ों के लिए अलग बनेगी, आप अगर सॉफ्टवेयर सर्विस दे रहे हो उसकी अलग बनेगी, मैं सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ उसकी अलग बनेगी, अगर आप जैसे ई कॉमर्स सर्विसेज बेच रहे हो के सेटअप उसकी अलग बनेगी। हर सर्विस, हर प्रोडक्ट के लिए एक स्पेसिफिकली स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है क्योंकि उसका कस्टमर बेस अलग होता है। हम अगर 2 कंपनीज अगर टी शर्ट भी सेल कर रही है तो अपने लिए अलग स्ट्रेटजीज लेके चलेंगे, बिकॉज उसने कहना कि मेरा कस्टमर बेस ये है, मैं इस तरह के कलर से इस मटेरियल में दे रहा हूँ और दूसरा कहेगा कि मैं प्रिंटिंग करके दे रहा हूँ, उसकी स्ट्रेटजी अलग रहेगी। सो एवरी प्रोडक्ट एंड एवरी सर्विस नीड्स अ सेपरेट स्ट्रेटजी। आप किसी भी की कॉपी पेस्ट करके नहीं चला सकते। चल जाती हैं स्टार्टिंग में, बट एज यू कीप ऑन गोइंग आप समझ लग जाएगा कि मुझे कॉपी पेस्ट से नहीं, मुझे अपने अकॉर्डिंग ही टेलर करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटजीज हमेशा डिफरेंट रहेंगी।
जी, और क्वेश्चंस? अमेजोन के पोर्टल पे भी करके भी दिखाओगे क्या आप कह रहे थे? नहीं, Amazon पोर्टल हम इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, लाइक इसमें अभी इतना टाइम है भी नहीं है, तो मेरा मेन फोकस इसमें ये था कि हम लोग ये बताएंगे कि क्या क्या स्ट्रेटजी की सकती हैं। तो Amazon पोर्टल के वी कैन डिस्कस द सेपरेट पोर्टल, या मैं मैम से बात करके सेपरेट वर्कशॉप अरेंज कर सकता हूँ। तो जैसे आप कहते हैं कि रिटर्न कई बार रिटर्न आ जाते हैं आइटम, तो रिटर्न के चार्जेस हमारे लगेंगे या अमेजोन? नहीं, सारे चार्जेस आपके लगेंगे, Amazon अपनी कमीशन काटेगा ही काटेगा। In this, okay, yes. And also यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि Amazon के साथ, Amazon सहेली के साथ हमारा टाई अप हुआ है। जी, तो उसके लिए the startups can reach out to us to get onboarded. So उनके साथ हमारा MOU हुआ है. So we'll get all the guidance and training from the Amazon team also. वैसे तो हम चेतन सर से पूछ भी सकते हैं क्वेश्चंस एंड क्वेरीज भी, बट Amazon की टीम भी हमें हेल्प करने के लिए इसमें रेडी है. तो जिन जिन स्टार्टअप्स को इसमें रिक्वायरमेंट है वो हमें रीच आउट कर सकते हैं. प्लीज कंटिन्यू. Amazon पे जैसे कि आप प्रोडक्ट हम लाइव करते हैं तो हम एक यूनिक कोड डालना पड़ता है, ASIN नंबर. जी, हाँ जी। तो जरूरी है कि वो ASIN नंबर होना जरूरी है? नहीं, जरूरी है। Amazon के अपने ASIN नंबर वो बेसिकली आपका इसलिए होता है कि कोई भी प्रोडक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके, जब हम SKUs भी कहते हैं कि जब आप सपोज वेयर हाउस में हैं और आपके पास टी-शर्ट से 4 रंग की या साइज अलग अलग हैं, तो उनको जब स्कैन कोड होता है जो वेयर हाउस मैनेजमेंट के लिए होता है, उनके लिए वो यूनिक नंबर्स बहुत जरूरी होते हैं कि आपकी इन्वेंट्री को मेंटेन किया जा सके। तो हमेशा यूनिक ही लेके चलिए। अगर ऑटो जनरेटेड हो जाए तो ज्यादा बेटर है, वरना आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं। ASIN नंबर कुछ कंपनीज जो होती हैं अपने लिए बाय करती हैं, जैसे हम बारकोड्स होते हैं, कुछ सेंट्रल एजेंसीज आती हैं वर्ल्ड में, आप उनसे डायरेक्ट बाय कर सकते हो, हमेशा यूनिक रहेंगे, वो भी यूज किए जा सकते हैं। तो जरूरी है कि वो बारकोड मतलब कंपनी से खरीद के या नॉर्मल एक्सेल पे भी बना के भी अपने दे सकते हैं? जैसे कई सॉफ्टवेयर होते हैं, बिजी हो गया, आजकल इनसे भी निकल सकते हैं और हम डाल सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनली सेल कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से बाय करना जरूरी है, बिकॉज फिर यूनिक रहता है ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके। बुक के पीछे होते हैं ASIN नंबर से बाकी सारी चीजें, बट वो कॉस्टली बहुत होते हैं ना, 60,000 रुपए के 1000 बारकोड. हाँ जी, बिल्कुल वो महंगे होते हैं। तो अगर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस एग्जैक्टली कि जो Amazon कारीगर है या उसमें क्या से चल रहा है इसका, वो एक बार मैं देख के फिर बता सकता हूँ, अभी मेरे दिमाग में एक्सेंट नहीं है इसका। बट ASIN जरूरी है, SKUs या बारकोड से जरूरी होते हैं आपको अपनी इन्वेंट्रीज और ग्लोबली सेल करने के लिए। तो इसमें जो फिर अगर हम लोकल, जोनल और नेशनल में डालते हैं इसको, तो प्राइस नीचे तो अलग ही शो करते हैं, अलग अलग रहते हैं, क्योंकि अगर ये सेंट्रल अथॉरिटीज होती हैं जिन्होंने लाइक सिक्योर लाइक यूनिकनेस मेंटेन करनी होती है ग्लोबली, तो इसलिए ये पेड महंगा ही रहता है। जी तनु मैम। We have other questions also, so if we can take those also, है ना? Very sure. quickly. हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। In the chat box there are questions. Yes. Yes. सर्विस प्रोडक्ट वाला ये मैंने कर दिया था। शुभम रिप्लाई कर रहे हैं, जो अभी हर्बल ट्रेडर क्वेश्चन पूछे थे उसके रिगार्डिंग कुछ रिप्लाईज आ रहे हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। ये शुभम उनके रिगार्डिंग रिप्लाईज कर रहे हैं कि ASIN GTN SQ आर डिफरेंट, ऑटो जनरेटेड, वो इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन नहीं है उसमें भी। Right. जी। So in this also I would like. Sorry, आपने क्या पूछा? जैसे ये बोल रहे हैं ना ASIN GTIN and SQ आर डिफरेंट जी। ये ASI नंबर तो हाँ वो ऑटोमेटिक Amazon क्रिएट कर देता है, बट GTI नंबर जैसे आप बोल रहे हो बारकोड होना चाहिए। बिल्कुल ही। हाँ, कई बार मगर मैंने जैसे पहले देखा था, ये किसी के पास GTI नंबर ना होते भी ये ऑटोमेटिक ही ASI नंबर जनरेट कर देता है, प्रोडक्ट लाइव कर देता है। प्रोडक्ट लाइव तो हो जाता है मगर करंटली अनअवेलेबल दिखाता है। सॉरी, मैं इसको भी डायरेक्टली आंसर नहीं कर पाऊंगा, मुझे इतना नहीं आइडिया पाया है, इंस्टेंट नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सेक्शन है, मेरा जो डाटा टीम है वो डायरेक्टली डीपली इसको हैंडल करते हैं। बट अगर आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं तो मैं आपके सारे आंसर अरेंज करा के दे सकता हूँ। ओके। जी गाइस, और हैं क्वेश्चंस? So do we have any other questions from the participants?
Okay, there is a question. Yeah, what are the most effective strategies to drive traffic to increase sale? डिपेंड करेगा आपका प्रोडक्ट क्या है पंकज, बेसिकली आप किस चीज में कर रहे हैं, तो उसके बेट में थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक आंसर दे सकता हूँ. Pankaj, somebody is asking question from the center. Please, could you ask them to ask the question from your mic? चलिए मैं एक जनरल आंसर देता हूँ कि देखिए डिपेंड करेगा ट्रैफिक लगाने का. अगर स्टार्टअप्स के लिए तो एज एक्सप्लेन के सोशल मीडिया मार्केटिंग I think Chetan, the product is fashion and they are into apparel. apparels. They're on board on Amazon also, but they are not able to. Yes, it is Indian ethnic wear. Yes. Okay, ठीक है जी. एथनिक वेयर के लिए आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विद इंस्टाग्राम विद गुड फोटोग्राफी एंड टैग्स, हैशटैग्स हम जो कहते हैं, तो हैशटैग्स अच्छे चूज करिए, अपना पेज बनाइए, अपनी प्रेजेंस बनाइए विद गुड फोटोग्राफी. पिक्चर आपके एथनिक वेयर में पिक्चर क्वालिटी बहुत मैटर करेगी. आपके लाइक जो भी मॉडल्स होंगे उनके साथ या आप नॉर्मल फोटोग्राफी ले रहे हैं तो क्वालिटी को ज्यादा लेके चलिए और स्टार्टिंग, और वहां से ही आप शॉप नाउ का या बाय का लिंक जनरेट कर सकते हैं, चाहे आपके अमेजन पे चला जाए. बिकॉज ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये विजुअली अपीलिंग के थ्रू बिकेंगे. अगर आपका प्रोडक्ट दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है तो उसकी बाइंग बहुत अच्छी जाएगी. मटेरियल लोग बाद में देखेंगे, अगर उसको देखने में सबसे पहले पसंद आएगा फिर वो जाके उसको पढ़ेगा कि अच्छा ये मटेरियल क्या है, कैसे बना हुआ, क्या चीजें हैं. तो इसमें आप मार्केटिंग में इंस्टाग्राम ज्यादा बेटर यूज कर सकते हैं बिकॉज इमेजेस लोग वहां पे देखना बहुत पसंद करते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो यूज लाइक फ्लिपकार्ट मिंत्रा में तो आगे जाएगा, तो लाइक फेसबुक वगैरह में शुरू कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए. उसके बाद आप जैसे शुभम करें मिंत्रा में या नायका में जाएं तो वहां पे प्रोडक्ट लिस्ट करिए, पर स्टार्टिंग मार्केटिंग जो मार्केटिंग टेक्निक है सोशल से लेके चलें, और जितना ज्यादा लिस्ट करेंगे उतने आपका आईबॉल बढ़ेगा. जैसे आपने अमेजन में डाला है तो फ्लिपकार्ट में डाल दीजिए, मिंत्रा में डाल दीजिए, नायका में डाल दीजिए, और भी प्लेटफॉर्म्स है जिसमें मर्जी डाल दीजिए. जितना ज्यादा लोगों को दिखेगा उतना ज्यादा आपका बिकने के चांसेस ज्यादा रहेंगे. तो ब्रांड नेम और टाइटल नेम में कुछ भी लिख सकते हैं हम. ब्रांड नेम में तो वही रहेगा, टाइटल नेम में कुछ भी लिख सकते हैं. टाइटल नेम इंसेंट ब्रांड नेम में तो जो आपका ब्रांड होएगा वही रहेगा. हाँ जी. और टाइटल में ब्रांड के साथ सपोज नाइक शर्ट लिख दें, चल जाएगा? नहीं, जस्ट नाइस शर्ट नहीं चलेगा बिकॉज वो टाइटल जो आप सिंपली, अगर आप एग्जांपल लीजिए, अगर आपको कोई कहेगा कि ये कौन सी शर्ट है, नाइस शर्ट अगर कोई बेचेगा आपको तो आप बाय करेंगे, नहीं कर पाएंगे. टाइटल सही होना चाहिए कि सपोज को आप एक शर्ट दे रहे हैं ब्लू कलर्ड कॉटन शर्ट विद हाई ग्रेडेड स्टिचिंग, लाइक दिस इज. आगे नाइकी नहीं लगा सकते? फिर आगे नाइकी आप लगाएंगे तो उसके ब्रांड से आपको ऑथराइजेशन लेटर लेनी पड़ती है किसी ब्रांड का नाम यूज करने के लिए. तो ब्रांड क्या कहते हैं, ब्रांड तो हम अपना दूसरा दे रहे हैं, वो टाइटल लिख रहे हैं बस. नहीं, टाइटल में भी अगर आप कोई नाम यूज करते हैं तो कभी भी ऑब्जेक्शन हो सकती है आपको. ओके. अगर आप किसी भी ब्रांड का नाम यूज करेंगे विदाउट ऑथराइजेशन लेटर, वो कभी भी ऑब्जेक्शन दे सकता है. हो सकता है स्टार्टिंग में ना दे, जब आप फेमस हो जाएंगे तब देगा, फिर आपको सारा कैटलॉग चेंज करना पड़ेगा. आप कह रहे थे ना कॉपी करने के लिए कि आप कर सकते हो, तभी मैंने पूछा है. हाँ नहीं, कॉपी कर सकते हैं, बट कॉपी पेस्ट भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना कि ब्रांड नेम्स का या ऑब्जेक्शनेबल कीवर्ड्स मत करें, क्योंकि स्टार्टअप्स में कोई नहीं आएगा. सपोज आपकी सेल एक्सक्यूज मी सर, आप म्यूट पे हो. आई एम नॉट श्योर ये म्यूट कैसे हो रहा है ऑटोमेटिकली. चलिए, बेसिकली कह रहा था कि जब आप कंपटीशन में आ जाते हैं और जब आप एक अच्छा ब्रांड बनते हैं तब लोग आपके अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस लेना शुरू करते हैं कि ये नाइक क्यों लिखा है, इसको हटाओ, या जब मेरी कंपनी का नाम एबीसी है तुमने टाइटल में यूज नहीं कर सकते हो. उन चक्करों में फंसने से अच्छा है पहले उन चीजों को ठीक लेके चलिए ताकि आपको प्रॉब्लम आए ना. पता कैसे चलेगा कि दूसरा बंदा हमारा यूज कर रहा है? ये तो हो सकता है गूगल पे सर्च में आ रहा है. जैसे अब आपका नाम ब्रांड फेमस हो गया, हर्बल ट्रेडर है, कल को आप हर्बल ट्रेडर सर्च करते हैं तो आपके पास एक वेबसाइट का 3-4 वेबसाइट्स और आ रही हैं, तो आप उसको खोल के देख सकते हैं. ये तो ऐसे पता नहीं चलेगा कि कोई आगे बताएगा नहीं, रैंडमली चीजें पता चलती हैं, तो उनसे आप उनके अगेंस्ट बाद में केसेस कर सकते हैं. कि जैसे ब्रांड है जो आपने ट्रेडमार्क करा रखा है, अब वो एकदम से तो आप यूज नहीं पता नहीं कर पाएंगे कि कहाँ किस-किसने यूज कर लिया है, और आप 100% रोक भी नहीं पाएंगे. अगर कोई कॉपी कर रहा है, देयर इज समथिंग गुड कि अगर ऐसे अब एप्पल ब्रांड है तो कोई एप्पल का आईफोन का डुप्लीकेट बना रहा है, यू आर गुड, इसलिए वो आपका डुप्लीकेट बनाने की कोशिश कर रहा है, बट आप 100% नहीं रोक सकते. एप्पल किसी एक लेवल तक जाके उनको केस कर सकता है, पर हर किसी के ऊपर नहीं कर सकता. तो एक ब्रांड 6 बंदों का लेटर दे के सेल करवा रहा है, तो हम पता चला सकते हैं कि 6 के 6 सेलर कितनी सेल कर रहे हैं?
नहीं, ऐसे नहीं 100% तो नहीं करा सकते। कुछ रफ मैट्रिक्स होते हैं जो अमेजन शेयर करता है कि कौन कौन सा ब्रांड कितना कितना सेल हो रहा है, तो 100% ये नहीं बताएगा कि अच्छा ये ट्रेडर इतनी ज्यादा सेल कर रहा है, वो मुश्किल होएगा, बट एक रफ आइडियाज निकल आते हैं। जो ब्रांड ओनर है उनको भी नहीं बताएगा अमेजोन? नहीं, वो तो नहीं बताएगा, वो तो नहीं, उनको आई एम नॉट श्योर लीगली कितना वायबल है ये जो बताएगा नहीं बताएगा, बट ऐसे किसी की मैट्रिक्स किसी के साथ शेयर नहीं होती है, प्राइवेसी मेंटेन रहती है हमेशा। अच्छा, एक रफ आइडिया होता है कि जैसे मैं क्रॉल करके देख लूं, अच्छा इसके ऊपर 10,000 रिव्यूज आ रखे हैं, तो हो सकता है इसकी 10,000 बार तो कम से कम सेल हुई है, तो 10,000 का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ कि 100 रुपए की टी शर्ट थी तो यार 1 लाख का हो गया, 10 लाख का हो गया, तो एक रफ आइडियाज निकाल सकते हैं उस तरीके से। क्योंकि सर कॉस्मेटिक में जैसे कॉस्मेटिक हो, कपड़े हो, किसी को ब्रांड लेटर मिल जाता है, तो परचेजिंग कहीं से वो वहां से 20,000 की कर रहा है, 50,000 की कर रहा है और माल लाख रुपए का बेच रहा है, तो ये चीज होती है ना कई बार। हाँ, हो सकता है, मैन्युफैक्चर दिखा दे के कुछ और माल कुछ और दे देते हैं। होते हैं 100% होते हैं। हमारे पास साथ थी एक कंपनी, वाटर कंपनी, तो वो लोग जैसे बिस्लरी के साथ लेके तो बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपना ब्रांड शुरू कर लिया था। चीजें होती हैं, ऐसा तो रहेगा। अब मार्केट में है तो काफी सारी चीजें रहेंगी, जेन्युइन केसेस में बहुत कुछ रहता है। तो ब्रांड ओनर को तो पता होना चाहिए ना कि कितनी सेल कर रहा है, ऐसे कुछ। ब्रांड ओनर बस अपनी बिलिंग के अकॉर्डिंग ही चेक कर सकता है, बाकी साथ में अगर वो कुछ सेल कर भी रहा है तो दैट इज नॉट इलीगल। जैसे आपने एक ब्रांड दे दिया, आपने अपना खादी ट्रेडमार्क दे दिया किसी को, वो आपका प्रोडक्ट रख रहा है और साथ में दूसरे प्रोडक्ट रख के भी सेल कर रहा है, तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। या तो एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं कि एक्सक्लूसिव स्टोर है कि तू मेरा ही सेल करेगा, इसके अलावा नहीं करेगा, वो अलग चीज होती है। खादी कोई बंदा देख के खादी केयर का ले रहा है और वहां जाके कुछ और पूछ रहा है, फिर तो अगर तो उसके एग्रीमेंट में है कि आप दूसरा ब्रांड सेल कर सकते हैं तो देन ही कैन सेल। अगर एग्रीमेंट में है कि नहीं है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, उसके ऑथराइजेशन कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपने रिटर्न एग्रीमेंट ले रखा है तो फिर आप कैंसिलेशन कर सकते हैं उसकी। तो फिर वो ब्लॉक होगा या कभी आएगा ही नहीं उस नंबर से? नहीं, वो दोबारा रजिस्टर कर लेगा किसी और नाम से। ब्लॉक करना तो पॉसिबल नहीं है। सेम जीएसटी से नहीं, सेम जीएसटी से अगर अमेजन ने ब्लॉक कर दिया तो सेम जीएसटी वो नहीं लेगा। अगर अब कंप्लेन वैलिड होती है और अमेजन कर देता है फिर नहीं कर पाएगा। फिर उन केस में अगर पैसा लेना हो तो अमेजोन से, ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। ये तो लीगली ही जाता है बाद में, बिकॉज अगर पैसे फंस जाते हैं एक बार तो अमेजन की फिर लीगल टीम हैंडल करेगी उस सारे सेक्शन को। तो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते, कोई भी होगा तो आपको लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू या सीए के थ्रू अप्रोच करके फिर ही जाना पड़ेगा, वरना पॉसिबल नहीं है। आप डायरेक्टली अमेजन से नहीं निकलवा पाएंगे until you go with the legal। वो तो कैंसिल करवा सकते हैं, हम उसको ब्रांड लेटर कैंसिल करवा सकते हैं कि भैया पर्सनल दे के सारे वो कंप्लेन डाल सकते हैं, कर सकते हैं, फिर लीगल कंप्लेंट्स कर सकते हैं, उसके थ्रू ही रहेगा, वरना पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट अकेला बंदा उससे नहीं लड़ पाएगा अमेजन से। जी शुभम, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, मैं हर्बल ट्रेडर को बता रहा था, सेल्स के लिए पूछ रहे थे ना, तो एक हीलियम टूल है, आपने सुना होगा, उससे आप पर प्रोडक्ट की सेल लास्ट 30 डेज की निकाल सकते हो। ये उसका कितना है, और ये 99% एक्यूरेट ही होता है, तो सेल्स के लिए आप पेज लोड भी यूज कर सकते हैं। ये जो सेलर बेच रहा है उसके या उसके अदर भी निकाल सकते हैं? टोटल उस प्रोडक्ट की सेल है, उसमें 4 सेलर होंगे तो टोटल आएगा। हर्बल ट्रेडर से मैं सेल कर रहा हूँ, हर्बल ट्रेडर्स एक ब्रांड है। हाँ, हर्बल ट्रेडर्स ने आपको ऑथराइज लेटर दे दिया कि आप भी सेल कर सकते हो, ठीक है। और हर्बल ट्रेडर्स ने महीने में 1000 बोतल बेची और आपने 2000 बेची, तो मैं आपका कैसे निकालूंगा और मुझे आपको कैसे पता चलेगा? वो तो मेरा पता चलेगा ना हीलियम टूल से। अमेज़न पे ना वो प्रोडक्ट की जो आईडी है, जो एसीएन नंबर आपने बोला था ना, एसीएन नंबर जनरेट होता है, तो वो उस एसीएन नंबर की वॉल्यूम देगा। अब उसमें एक सेलर सेल कर रहा हो, 4 सेलर सेल कर रहा हो, सपोज करो आपने सेल 10 दिन में स्टॉक आउट हो गया, यही टॉपिक था मेरा, इससे पता चल सकता है उस पर्टिकुलर एसीएन की 30 डेज के लास्ट 30 डेज के क्या वॉल्यूम है वो निकल जाएगा। ये हीलियम टूल सेलर नहीं निकलेगा, टोटल सेल निकलेगी बेसिकली। शो भी यही चाहिए था टोटल, क्योंकि अगर सपोज अगर मैन्युफैक्चर है एक लोट में उसके सपोज अभी जून चल रहा था, जून में उसने 10,000 प्रोडक्ट बनाए, वही सेम जैसे कह रहे हैं एएसआईएन नंबर पे, और 10,000 5 वेंडर को चल ले गए, तो सब पता चल जाएगा इस हीलियम टूल के थ्रू। हाँ, लास्ट 30 डेज का आ जाएगा आपके पास। हाँ, यही चीज चाहिए थी। तो ये हीलियम टूल सिर्फ गूगल पे ही है, सिर्फ गूगल पे करके? नहीं, ये अमेज़न के लिए है। ये अमेज़न पे से अमेज़न सेलर पे एक टाइप का प्लगइन है, आपके क्रोम में अलग प्लगइन है ये कोई। हाँ जी शुभम, अगर आप लिंक शेयर कर सकते हैं साथ में ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी, मैं भेज देता हूँ जी, आप इसे चैट में डाल दीजिए, इनको हेल्प, हर्बल ट्रेडर को हेल्प भी हो जाएगी उसमें। जी सर, एक मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी। सर विशेष बात कर रहा हूँ,
हमारी वेबसाइट है avia.com और हम लोग इंसेंस प्रोडक्ट सेल करते हैं ऑनलाइन। हमने जो वेबसाइट बिल्ड करी हुई है वो शॉपिफाई पे बिल्ड करी हुई है। ठीक है जी। ठीक है, हम लोग उसको रेगुलर मेंटेनेंस करते रहते हैं और अब हमारा अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 ऑर्डर्स अ डे रहते हैं। तो हमारे को ना अब प्रोडक्ट में रिव्यूज डालने के लिए कोई ऐसा ऑप्शन चाहिए जो कि ना हम लोग मैनुअली भी डाल सकें और कस्टमर भी डाल सके और हम उसको अपने एंड पे कंट्रोल कर सके। कोई ऐसा भी कोई टूल है जो बहुत बढ़िया रहेगा रिव्यूज के लिए? बिकॉज हम लोग प्रोडक्ट ट्रेड करते हैं, हम लोग मतलब अपना प्रोडक्ट नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि उनके रिव्यूज उनकी वेबसाइट में हो या फिर अमेजोन पे हम वो भी डाल दें ताकि नंबर ऑफ रिव्यूज तो करेक्ट रहें बट थोड़ा मतलब नंबर ज्यादा बढ़ जाए और रिव्यूज करेक्ट जाए, हमेशा रिव्यूज करेक्ट जाएं। तो इसमें लाइक आप चाहते हैं कि कस्टमर डालें या आप खुद डालना चाहते हैं अपनी तरफ से? सर बोथ वेज, बिकॉज कस्टमर अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग के कुछ रिव्यूज तो हम डाल दें तो उनकी अपनी वेबसाइट से उठा के या फिर अमेजोन से उठा के एक्चुअल रिव्यूज डाल दें और फिर उसके बाद क्या है कस्टमर के लिए भी ऑप्शन ओपन हो जाए और बहुत ज्यादा उसके लॉन्ग फॉर्म ना हो, क्योंकि हमने जो और एप्लीकेशंस डाली थी ना उसके लिए वो उनका नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर सब कुछ पूछा था, उतने में कोई रिव्यू देता नहीं है, देगा नहीं, तो वो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था बहुत ज्यादा। वैसे तो डायरेक्टली देखा जाए तो ऐसे तो एप्लीकेशंस के थ्रू ही होगा, बट अमेजन वगैरह का आप सेक्शंस अगर थीम में जाके सेक्शंस बना के अपनी तरफ से डालना चाहो दिखाने के लिए प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट के नीचे की ये हमारे अमेजन की या इनके रिव्यूज हैं वो आप खुद कर सकते हैं। बट यूजर रिव्यूज तो आई थिंक शॉपिफाई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, शॉपिफाई की एक अपनी एप्लीकेशन भी है। ओके, शॉपिफाई की अपनी ही है, एक बनाई थी उसने लास्ट टाइम, आई नीड टू सी कि उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू करी कि फिर थर्ड पार्टी को ही दे दिया सारा, बिकॉज शॉपिफाई ने काफी कुछ किया था कि धीरे धीरे शॉपिफाई ने थर्ड पार्टी को ही दे दिया। हाँ जी, एक प्रोडक्ट रिव्यूज नाम से है जो फ्री है, जो शॉपिफाई की अपनी एप्लीकेशन है, मैं लिंक अभी शेयर कर देता हूँ आपको। प्रोडक्ट रिव्यू तो पॉसिबली ये आपके यूज में आ सकती है, ये शॉपिफाई ने खुद बनाई है एप्लीकेशन, तो इसको यूज करके देखिए शायद अपनी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाए इसमें। ठीक है सर, ये ट्राई करते हैं। और सर एक डाउट और है जो हम लोग मतलब इस स्टेज पे भी फेस कर रहे हैं कि होता क्या है कस्टमर्स ना क्या करते हैं कि कई बार जैसे उन्होंने एड्रेस डाला, फोन नंबर डाला और फोन नंबर गलत डाल दिया। अब हमने यहाँ से पैकेज शिप कर दिया, उनके पास पहुंच गया तो ओटीपी जाता है, हम लोग सारे प्रीपेड ऑर्डर्स एक्सेप्ट करते हैं, तो जैसे ओटीपी जाता है वो अल्टीमेटली वो पार्सल उनका पहुंच नहीं पाता और वो आरटीओ हो जाता है। बिल्कुल तो ऐसा कोई मतलब ऑप्शन नहीं मिल रहा या हम समझ नहीं पा रहे कि हम उनको फर्स्ट हैंड कैसे मतलब उनसे मतलब अप्रूव करवाएं या वेरीफाई करवाएं, और अगर हम मैनुअली सबको कॉल करते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम हमें लगता है। वैसे एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। इसको देखा जाए तो शॉपिफाई में अल्टरनेटिव नंबर का आई थिंक नहीं, वो सिर्फ शॉपिफाई प्लस में है जो आपको कार्ड मॉडिफाई करने का ऑप्शन देता है, चेकआउट मॉडिफाई करने का ऑप्शन देता है, उसमें हम लोग अल्टरनेटिव नंबर दे सकते हैं। राइट, कस्टमर सर्विस के थ्रू ही रहेगा, बिकॉज शॉपिफाई बाद में मॉडिफाई करने देगा नहीं ऑर्डर। या फिर ये तरीका हो सकता है कि जैसे ऑर्डर प्लेस हुआ आपका तो आपके पास पैनल में आ जाता है, तो वहाँ पे एक आप फीडबैक ईमेल डाल सकते हैं या उसको कस्टमर को ऑर्डर शिप करने से पहले कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि प्लीज वेरीफाई योर डिटेल्स, इफ यू नीड एनी चेंज विल चेंज इट बिफोर शिपिंग। तो उसमें आपका बाद का प्रॉब्लम रहता है कि मेरा मोबाइल नंबर गलत डल गया, इस पे चेंज कर दो, एज अ कंफर्मेशन कर सकते हैं कि ओके एज अ कंफर्म मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। सर शायद आई थिंक शायद कुछ वे राइट सर, ये फेक ऑर्डर भी होते हैं शायद वो। हाँ जी, कुछ शायद फेक ऑर्डर भी होते हैं जो खुद ही डायरेक्टली, जैसे कि आप देखो शॉप क्लूज है, ईबे है, अगर आप कभी रजिस्टर करोगे ना उन पे और रिसेंटली वो फेक ऑर्डर देने लग जाता है, वो देते हैं। हाँ जी, वो होता है, बट जैसे अगर प्रीपेड ऑर्डर्स हैं, अगर पेमेंट हो गया तो पेमेंट होने के बाद फेक ऑर्डर्स बहुत कम होते हैं, बिकॉज बंदा पेमेंट तभी करेगा अगर वो सीओडी में तो बहुत देते हैं फेक ऑर्डर। सीओडी हमारे तो मैक्सिमम प्रीपेड रहते हैं और फेक ऑर्डर कोई नहीं होता, बट होता है कि जेन्युइन कस्टमर होते हैं, गलती से उनसे नंबर गलत डल जाता है और उस केस में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मतलब उनके लिए ड्यूरेशन भी लंबी हो जाती है और हमारे लिए भी वो पैकेज आरटीओ होता है, फिर दोबारा करना पड़ता है, वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे तो शिप करने से पहले आप कस्टमर केयर के थ्रू से थिंक कर सकते हो, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। उससे जस्ट कह दे कि दिस इज योर डिटेल्स, वी आर शिपिंग, प्लीज कंफर्म इट इज करेक्ट। अगर गलत उसे लगेगा तो वहीं देन एंड देयर कह देगा, तो आप दोबारा स्लिप जनरेट करके रीप्रिंट कर सकते हैं, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, और सर कोई ऐसा भी मतलब कोई आपको कोई एप्लीकेशन वगैरह पता है जो हम उसमें कोई लिंक कर सकते हैं जिससे कि ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाए? वो माइट सॉल्व अ प्रॉब्लम, बट उसमें एक इशू हमारे को जो फेस हो रहा था ना वो ये था कि ओटीपी में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो वेरीफाई हो जाती है, बट शिपिंग एड्रेस के टाइम पे कभी कभी लोग नंबर गलत डाल देते हैं। नहीं एज सच, क्योंकि अगर आप नॉर्मल शॉपिफाई यूज कर रहे हैं तो हम उसमें चेकआउट में कोई चेंजेस कर ही नहीं पाएंगे,
या तो शॉपर प्लस में है, वहां पे हम इंटीग्रेशन करके या एप्स कर सकते हैं। तो ऐसा ओटीपी के अलग तो डायरेक्ट नहीं आएगा, या पहले नहीं होएगा। आई डोंट थिंक कोई एप्लीकेशन नॉर्मल शॉपर पे इस तरीके से चेकआउट के ऊपर वर्क कर पाएगी। ओके, बट स्टिल मुझे कुछ हुआ तो मैं मैम के साथ शेयर कर दूंगा, तो वो आपको दे देंगे। श्योर सर, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस सर। ऑफ कोर्स आई विल सर्च आफ्टर दिस कॉल, मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर कुछ मुझे मिलता है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट सर। वेलकम। जैसे आपने हीलियम टूल बताई है, मुझे ऐसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट और उसकी क्या नाम है, मिंत्रा, नो मीशो, हाँ जी। ये जैसे इन्होंने बताई थी ना हीलियम टूल, शुभम जी ने, ऐसी अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो की चाहिए थी मेरे को टूल, बस ऐसी कोई टूल हो। मैं लिख लेता हूँ अपने पास, अगर कुछ मिला तो आई विल बी शेयरिंग दैट पार्ट। ठीक है जी, ये दो चीजें मैं लिखता हूँ, अगर मुझे कुछ भी इनमें अपडेट होएगा तो मैं मैम के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोगों के साथ दे देंगे। ओके सर, ठीक है गाइस, एनी अदर क्वेश्चंस? Yes sir, one more question, Anshuman is having. जी। I'm so sorry sir, but नहीं, no, as everyone is asking the question, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई बात नहीं, मैं 2-4 सवालों पूछ ही लेता हूँ। सर क्या है, जब हम ई कॉमर्स डिजाइन करते हैं तो, और जब भी जो हमारा कस्टमर है वो जब चेकआउट की पेज तक आता है ना, सो इट्स वेरी क्रूशियल कि हम इस बात का ध्यान रखें कि वो हमारे पेज पे अकाउंट बनाए या ना बनाए। तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि गेस्ट चेकआउट कर देते हैं, सिर्फ अपनी डिटेल्स फिल करी, शिपिंग डिटेल्स फिल करी एंड डन। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है कि हमारा एक यूजर पे अकाउंट होना मैंडेटरी करा दे, ठीक है, या फिर नहीं गेस्ट चेकआउट अलाउ कर देना चाहिए हमको? स्टार्टअप में कर देना चाहिए, बिकॉज उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होती है। आप स्टार्टिंग में ये सोचिए कि आपको सिर्फ कस्टमर चाहिए, क्योंकि एनी हाउ वो गेस्ट चेकआउट करे या नॉर्मल करे, आपके पास ईमेल और मोबाइल नंबर तो आ ही जाएगा। जब आप धीरे धीरे आपका लगता है कि आपके रिटर्निंग कस्टमर्स आ रहे हैं या ब्रांडिंग अच्छी हो रही है, फिर आप धीरे धीरे इम्पोज कर सकते हैं इन अ वे कि आप उसे प्रमोशन ये करिए कि इफ यू क्रिएट अकाउंट यू विल गेट 10% डिस्काउंट। तो फिर ग्रेजुअली पुश करिए, स्टार्टिंग में एकदम से पुश मत करिए। लॉगिन करने से लोग हमेशा भागते हैं, तो आपके में फ्रिक्शन ऐड रहेगा, चेकआउट नहीं होएगा, कम होंगे। तो स्टार्टिंग में जाने दीजिए नॉन रजिस्टर्ड। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू फॉर द आंसर। हाँ सर, आई डू हैव, कैन आई? हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, जो हमारे पास लॉगिन के मेथड्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म CMS हम यूज करें, ठीक है, अभी सर व्हाट्सएप से करना है तो वी हैव OTP लेस, ठीक है। अगर हमको OTP जो गूगल फायरबेस का जो OTP प्लगइन होता है उनके थ्रू करना है, वी हैव दैट ऑप्शन टू। हमें सोशल लॉगिन कराना है, वी हैव दैट। तो सर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए, ठीक है। तो हमारे लिए कि बस वो यूजर जर्नी को थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए और सेल्स कन्वर्ट करने के लिए क्या बेटर होता है कि हम कितने लॉगिन ऑप्शंस अपने वेबसाइट पे अवेलेबल कर सकते हैं, या फिर कोई एक स्पेसिफिक कि हाँ ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है, हमको ये करना चाहिए लॉगिन का मेथड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, जितने ज्यादा हो बेटर है। लाइक फेसबुक वो रखिए जो ट्रेंडिंग में है, फेसबुक जो इजीली लोग ट्रस्ट करते हैं, गूगल जो ट्रस्टेबल है, OTP लेस थोड़ा नया है अभी, आई एम नॉट श्योर लोग उसको कितना ट्रस्ट कर पाएंगे कितना नहीं, बट अभी वैसे उसकी टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। मेरी डायरेक्ट इंटरेक्शन हुई थी उनके फाउंडर्स के साथ, दे रियली गुड, बट अभी थोड़ा नया है, लोगों को पता नहीं है, तो थोड़ा सा लोग इग्नोर कर सकते हैं। बट 4 से 5, 3 से 4 लेके चलिए। फेसबुक फर्स्ट में है, गूगल सेकंड पे है, ये दो तो लेके चलिए। तो अगर आपके जैसे सॉफ्टवेयर सर्विसेज वगैरह हैं तो आप लिंक्डइन ले सकते हैं कि आपका ट्रैफिक जो है प्रोफेशनल आएगा, तो लोग लिंक्डइन को प्रेफर करते हैं। तो सोशल लॉगिन ज्यादा बेटर रहता है rather than के लोग खुद अपना साइन अप करें। ठीक है सर, थैंक यू फॉर द आंसर। सर जब हम कोई भी वेबसाइट डिजाइन करते हैं, ठीक है, क्लाइंट्स की, तो कुछ होते हैं जो स्मॉल साइज कंपनीज होती हैं जिनके पास 1 या 2 प्रोडक्ट होता है, तो उसमें हम हर एक प्रोडक्ट पेज पे काम कर सकते हैं, हम उसको कस्टम डिजाइन दे सकते हैं, ठीक है, लुक एंड फील उसका कस्टमाइज कर सकते हैं अच्छे से। पर वही जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर ह्यूज इन नंबर, ठीक है, तो
उस केस में हमको एक जेनेरिक अप्रोच पे जाना होता है कि भाई यही टेम्पलेट बेस्ड है, सारे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग ऐसी होगी, कार्ड का बटन ऐसा होगा एंड एवरीथिंग ना। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर ज्यादा हो, ठीक है, तो जो वेबसाइट की लुक एंड फील कैसी होनी थी? फॉर एग्जांपल अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो यस वी कैन यूज एनिमेशंस एंड ऑल, जी ठीक है। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा है, ठीक है, उस केस में एनिमेशन सारे को लाना इज नॉट बेनिफिशियल, ठीक है। लेट मी सपोर्ट माय स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल सर। वी हैव मीशो एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव Amazon, ठीक है। Right. तो जब भी हम Amazon जाते हैं दे डोंट हैव एनी एनिमेशन, वो बहुत सिंपल रखा है उन्होंने, लेआउट बहुत सिंपल स्मूथ मिनिमलिस्ट सा मेरे को लगता है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड जब हम मीशो पे जाएंगे तो मिंत्रा में भी दे यूज एनिमेशंस समवेयर, ठीक है, वो बहुत फास्ट एनिमेशन करते हैं, तो जो वेबसाइट की लुक एंड फील है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं सर इस पे? इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्लाइंट टू क्लाइंट काफी मैटर करता है कि उसको कैसे पेजेस चाहिए, पर जितना ज्यादा आपका कैटलॉग बड़ा होता जाता है उतने ज्यादा आपको स्टैंडर्ड पेजेस चाहिए होते हैं। हम जितने ज्यादा पेजेस बनाने की कोशिश करेंगे एज अ डेवलपर एंड अ वेबसाइट ऑनर, उनको मेंटेन करना मुश्किल हो रहेगा। बट इट डिपेंड्स कि अगर उनके पास टीम एंड दे आर विलिंग टू मेंटेन और विलिंग टू पे तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। बट ज्यादा कैटलॉग वाले सेक्शन के अंदर कम पेजेस रखना ही बेटर रहेगा। जैसे 1-2 प्रोडक्ट हैं तो स्पेसिफिक बनाइए, अच्छे से बनाइए और वहीं पे बाय बटन लगा दीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और कैटलॉग नंबर जितना बढ़ता जाता है उतने स्टैंडर्डाइज पेजेस के ऊपर मूव होना ही बेटर है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग शिपिंग एंड पेमेंट गेटवे, ठीक है। सर शिपिंग में क्या होता है, जब हम शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाते हैं या फिर वूकॉमर्स मेनली, तो अभी सर जैसे हम ज्यादातर तो शिपरॉकेट और डिलीवरी के जो प्लेटफॉर्म्स है वही यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई वेबहुक क्रिएट करते हैं, ठीक है, आइदर ऑन दी वूकॉमर्स एंड और एट दी शॉपिफाई एंड, कई बार ऐसा होता है कि जो रिवर्स ऑर्डर स्टेटसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्डर प्रोसेसिंग में है वूकॉमर्स का, ठीक है, और शिपरॉकेट इज सेइंग कि वहां से ऑर्डर फेच कर रहा है, उसका स्टेटस प्रोसेसिंग में, पर अब क्या है कि हमने शिपरॉकेट के पैनल पे आके ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो वो रिवर्स स्टेटस नहीं फेच हो पाता वूकॉमर्स के थ्रू, ठीक है। तो उस केस में आई थिंक कि जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उनका सपोर्ट सिस्टम भी आई ट्राइड मेनी टाइम्स काम नहीं करता, और इसको सर थोड़ा रोबस्ट वो है ना कि जितने भी एपीआई इंटीग्रेशंस करते हैं आइदर विद शॉपिफाई या फिर कोई पेमेंट गेटवे के साथ, वो रोबस्ट कैसे बनाए सर हम? देखिए ये तो डिपेंड करेगा प्लेटफॉर्म पे। अगर वो रिवर्स हुकिंग नहीं दे रहा तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। कई बार होता है कि हुक्स नहीं आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली पिंग करके पीरियोडिकली चेक कर सकते हैं कि अच्छा इसका स्टेटस क्या चल रहा है, पिछले 1 हफ्ते से अपडेट नहीं आया। तो बट इस केस में हम लोग डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाएंगे, वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। अगर वो हुक्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है या टाइमली अपडेट नहीं कर रहा है तो फिर एक ऑप्शन बचता है मैनुअल, कि आपके पास अगर कस्टमर सपोर्ट टीम है तो जैसे आप देखें कि कौन से ऑर्डर हैं जो पिछले 3 दिन से मूव ही नहीं हुए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो उनको क्रॉस चेक कर सकते हैं वहां जाके कि उनमें क्या हो रहा है, वरना और तो कुछ कैसे हिला हो नहीं पाएगा। Yes sir, that is it for now. प्रोग्रामिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, रीजन बीइंग कि अगर वो लोग नहीं देंगे तो हम लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। Agree sir. Thank you so much, but can I have your contact number? Because yes, I do have many follow up questions, but in interest of time I guess कि it's not good कि मैं सारे questions अपने यहीं पूछूं। कोई बात नहीं, आप मेरा कांटेक्ट नंबर मैम के पास ऑलरेडी है तो आप उनसे ले लेना, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। Sure sir. मैम से ले, चलो मैम से। Thank you so much sir. Thank you so much for the session sir. वेलकम। ठीक है गाइस, फिर हम लोग रैप करने का प्लान करें इफ देयर आर नो अदर क्वेश्चंस। आई सपोज नो और कोई क्वेश्चंस हैं तो आई एम स्टिल हियर, हम लोग अभी भी आंसर कर सकते हैं। I think no more questions. It was really great talking to you guys. बहुत interactive, बहुत अच्छा लगा मुझे. So I hope कि I'll get some more queries through numbers, and I think we should wrap it out now. Thank you, sir, for giving us your valuable time. Thank you, means a lot, sir. No, I really enjoyed the session. जितने सारे questions हैं, इतने startups हैं, I loved the session. Really good. Okay, guys, thank you so much, and hope we'll connect soon in the future. Thank you. Bye bye.